मैं इस संस्था में बहुत सालों बाद मैं आई, लेकिन सबसे अच्छा लगा इस बात को जो अनिल मिश्रा जी ने कहा कि इतने सारे लोग दिल्ली की जो शीत लहर चल रही है अलग अलग स्तरों पर, उसमें गर्मी लाने के लिए और थोड़ी सरगर्मी भी हो जाए विचारों से, इसके लिए बहुत बहुत आप सबका स्वागत है। इतने सारे नौजवान साथी आए हैं, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगती है और उत्साह बढ़ाता है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। ये तो मैं समझती हूँ सुधा ने जो काम किया इस पुस्तिका को, एकाग्नि को हमारे सामने ला करके, और जिसमें कि जगदीश्वर चतुर्वेदी जी की बहुत लंबी एक भूमिका है, जो ओरिजिनल भूमिका है शिव पूजन सहाय की, उसके अलावा और 1958 के एक नॉवल, चाहे कितना ही स्लिम नॉवल है लेकिन उसमें बहुत से सवाल खुल जाते हैं और सामने आते हैं। तो इस काम के लिए और इस तरीके की रिसर्च और हो, जो हमारे नौजवान साथी हैं जो अभी खुद रिसर्च की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को अगर अपनाएंगे, इस पद्धति को, तो मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में हमारे पास और बहुत से अवसर हमें मिलेंगे, जब हम ये जो एक मिथक है कि बहुत सी चीज़ों पर, मतलब जो मेरा विषय रहा उसमें तो बहुत से मिथक रहे। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने कहा कि इंडियंस की ना हिस्ट्री है और ना सेंस ऑफ हिस्ट्री है। यहाँ तक कहा कि सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री समझने की, हिस्ट्री नोट करने की ये सब पद्धति ही नहीं। उसी तरीके से जब 1980 के दशक में, 70 के दशक के आखिर में हम लोगों ने स्त्रियों और स्त्री चिंतन से जुड़े सवालों को उठाना शुरू किया, तो एक ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, शोध के नाम पर तो था ही नहीं। तो विमेंस स्टडीज और विमेंस मूवमेंट के दोनों के प्रयासों से, मूवमेंट के प्रयास इस रूप में कि मूवमेंट ने एक दबाव बनाए रखा जिससे कि स्त्रियों के सवाल सामने आते रहे, और विमेन स्टडीज की तरफ से जो एक दबाव बना, जो एकेडमिक डिसिप्लिन उस समय पर कतई नहीं था, लेकिन एक दबाव, एक माहौल बनाया गया जिसके कारण सभी विषयों में, मैं तो खुद सोशल साइंस से जुड़ी रही और हिस्ट्री के डिसिप्लिन में मैं कह सकती हूँ उस वक्त स्त्रियों के नाम पर कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं होता था, ऑलमोस्ट सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं होता था। और मैं तो दिल्ली के कम से कम 2 बड़े विश्वविद्यालयों से जुड़ी रही, पढ़ने और पढ़ाने दोनों के सिलसिले में, तो बहुत ही एक गैप था। तो जिस किताब को लेकर के आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मैं समझती हूँ वो जो पूरी एक शोध प्रक्रिया चली पिछले 3-4 दशक में, उसमें बहुत से नए सवाल आए, बहुत सी नई जानकारी हमें प्राप्त हुई। नई जानकारी के साथ साथ एक बहस का सिलसिला चला जिसमें लगातार नए आयाम जुड़े और नए आयाम के साथ साथ नए सवाल जुड़ते गए। और सबसे अच्छी बात है कि जो सवाल उठे वो उस माहौल में उठे जबकि बहस संभव थी, बहस में चर्चा लेने के लिए और अलग अलग परिप्रेक्ष्य से उस चर्चा में शामिल होने के गुंजाइश की थी। आज जब हम इन मुद्दों पर बहस करते हैं, एक तरफ हमारे पास काफी विचार और शोध सामग्री भी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि जितनी ओपनिंग्स है, जितने अवसर खुल रहे हैं, उतने ही दरवाजे बंद करने की भी कोशिश साथ साथ चल रही है। तो इसलिए आज के मौके पर आप सबका स्वागत है, और जिन लोगों ने भी इसे संभव बनाया, कार्यक्रम से जुड़े रहे, आयोजन से लेकर विचारों की प्रक्रिया से, उन सभी का धन्यवाद कि ये मौका आपने दिया। मुझे कहा गया था कि इंट्रोड्यूस करूं, पर मुझे लगता है इंट्रोडक्शन तो हो गया है। वैसे काफ़ी जो जितने भी हमारे वक्ता हैं उनके इतना काम है और उनका इतना योगदान है विचारों के धरातल पर अपने अपने काम के जरिए
नए सवालों को रखने का। तो इंट्रोडक्शन करी चलिए। हाँ, तो सबसे पहले सुधा, आप अगर अपना उद्घाटन वक्तव्य। तो सुधा के बारे में क्या कहूँ? चलो, जो भी कुछ। सुधा का जन्म कोलकाता में हुआ और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की और उत्तीर्ण रही अपने क्षेत्र में। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही उन्होंने अध्यापन भी शुरू किया। उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में शांति निकेतन में भी करीब 5 वर्ष पढ़ाया। दिल्ली में करीब 2004 से यहाँ रीडर और जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन वगैरह पर स्पेशल इनका फोकस भी रहा। इस बीच में अलग अलग देशों में, खासतौर से पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, तुर्कमेनिस्तान और इधर के सेंट्रल एशिया, पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, इनमें भी अध्यापन और लेक्चर्स वगैरह के लिए सुधा जाती रही। हिंदी विभाग में 2010 से अब तक प्रोफेसर हैं। जैसा कि बताया गया, सबसे यंग प्रोफेसर हैं, which makes me feel very very old। और क्या लगभग 30 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, संपादित की हैं। और मैं समझती हूँ हिंदी में थियोरेटिकल इश्यूज पर, सैद्धांतिक मुद्दों पर बहस करीब 10-15 साल से तो काफ़ी एक स्त्री परिप्रेक्ष्य से इन बहसों को आगे बढ़ाने की कोशिश रही है। तो मैं किताबों के नाम लेना यहाँ नहीं शुरू कर सकती, बहुत लंबी लिस्ट है। तो सुधा, इस किताब तक आप कैसे पहुंची और क्यों पहुंची, ये भी बता दीजिएगा। ये किताब दरअसल इस किताब पर कुछ कहूँ इसके पहले राजेंद्र भवन एकेडमी और इसके कर्ता धर्ता अनिल मिश्र जी, विमल कुमार जी और इतने अच्छे पैनल का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मेरे कहने पर, सबसे पहले तो इस पैनल का कि मेरे कहने पर मैं जिनको चाहती थी कि वे इस किताब पर बोलें, इसके बारे में अपनी राय व्यक्त करें, उन्होंने सहर्ष हामी भरी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अब तक जितनी भी मैंने किताब लिखी है, आज तक किसी किताब का लोकार्पण या विमोचन या इस तरह का कोई कार्यक्रम मैंने करवाने से परहेज किया, कभी नहीं करवाया। ये पहला कार्यक्रम है मेरे अब तक के अध्यापकीय लेखकीय जीवन में जो किसी किताब पर मैं करवाने के लिए मैंने सहमति दे दी, और इसका क्रेडिट पूरी तरह से विमल जी को जाता है, स्त्री दर्पण और इसके सहयोगियों को जाता है। और मैंने क्यों हामी भरी, इसके पीछे सिर्फ एक ही लोभ था, लोभ से कोई मुक्त नहीं है, मैं भी नहीं, तो एक ही लोभ था कि ये एक नया विषय है हिंदी में, इस तरह का शायद ये पहला आयोजन है जो किसी लेस्बियन मुद्दे पर किसी रचना के जरिए किया जा रहा है। तो इस लिहाज से मुझे लगा कि चूंकि विषय नया है, बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बातचीत हुई, बहुत प्रतिष्ठित नाम, उन्होंने लेस्बियन संबंध का जो मतलब निकाला, वन डायमेंशनल और फिजिकल रिलेशनशिप दो स्त्रियों के बीच में, उनके दिमाग में यही था, लेस्बियन मतलब दो स्त्रियों के बीच शारीरिक संबंध, जबकि लेस्बियन का अर्थ ये नहीं होता है। दूसरी भाषाओं में बहुत काम हुआ है, हिंदी अभी बहुत पीछे है इस इशू को लेकर। लेकिन जब मैं रचना की तरफ लौटती हूँ, और हम लोगों ने, खास करके मैंने और प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी ने सन 2000 के बाद से लगातार हमारी स्त्री और स्त्री से जुड़ी किताबें प्रकाशित होती रही, और हमने सिद्धांत के क्षेत्र में, व्यवहारिक आलोचना के क्षेत्र में लगातार काम किया। उसी क्रम में लगभग 96 का वर्ष रहा होगा जब प्रोफेसर चतुर्वेदी स्त्रीवादी साहित्य विमर्श लिख रहे थे, तो इस किताब के बारे में उनको सूचना
एक तरह से रीडिस्कवर किया इसको उन्होंने, और पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुस्तकालय से इस किताब को इशू करवाया था। उसके बाद बहुत दिन बाद वो किताब मेरे पास रही और गुम हो गई। किसी को दिया था मैंने, उन्होंने वापस नहीं किया। तो फिर मैं लगी और इस किताब को एक तरह से फिर से पुनः प्राप्त किया, और उसके बाद बिना नागा, बिना देर किए, और एक पक्ष देर किए इसलिए जोड़ रही हूँ कि जिस वक्त ये किताब आई प्रोफेसर चतुर्वेदी उस समय आईसीयू में थे, तो इसलिए जोड़ रही। तो सॉरी, इस किताब को मैं इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। मुझे लगा कि इस किताब को हिंदी जगत को जानना चाहिए, और खास करके इसलिए भी जानना चाहिए कि 1948 में लिखी गई ये किताब, आज़ादी के ठीक एक वर्ष बाद लिखी गई ये किताब इस तरह से गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। हिंदी की मुख्य धारा की आलोचना, इस पर बात तक करना जरूरी नहीं समझती। एक अजीब बात है कि जब इसका इंट्रोडक्शन शिवपूजन सहाय लिख रहे होते हैं तो वो तो रिमार्क देते हैं, वो ये नोटिस करते हैं कि बिहार की सर्वप्रथम विदुषी हैं आशा सहाय, जिन्होंने एक नए विषय को लेकर पुस्तक लिखी है, और ये पुस्तक प्रोत्साहन पाने योग्य है। लेकिन बाद का कोई भी आलोचक प्रोत्साहन देने के लिए तैयार नहीं था। विषय की नवीनता को शिवपूजन सहाय ने रेखांकित किया था, और भले उसे आर्टिकुलेट नहीं कर पाए वो कि विषय की नवीनता किस तरह से विमर्श का एक नया आयाम भी खोल रही है। अगर कल्पना कीजिए, हिंदी साहित्य में बहुत सारी कल्पनाएं हुई हैं आलोचना के क्रम में, और नामवर जी का प्रिय वाक्य है कि कल्पना कीजिए महादेवी जी ने श्रृंखला की कड़ियां न लिखी होती और केवल निहार, रश्मि, दीपशिखा इत्यादि पुस्तकें लिखती तो क्या होता। और क्या निहार, रश्मि, दीपशिखा नहीं लिखा होता, केवल श्रृंखला की कड़ियां लिखी होती, तो महादेवी क्या होती। तो कल्पना इस तरह से भी की जा सकती है कि अगर इस किताब पर 1948 के बाद लगातार चर्चा होती तो आज हिंदी का स्त्रीवादी साहित्य विमर्श कहाँ खड़ा होता। इस तरह से भी कल्पना और एक सवाल पूछा जा सकता है, बात रखी जा सकती है। जबकि हमारा एक महत्वपूर्ण आलोचक कह रहा है कि एक नया विषय है, और बिहार की सर्वप्रथम विदुषी आशा सहाय इस नए विषय को खोल रही हैं, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत थी। और वो ये कह रहे हैं कि विषय की नवीनता प्रोत्साहन की अपेक्षा रखती है। प्रोत्साहन लिखने वाले के लिए कितना उसके मार्ग को प्रशस्त करता है, आगे ले जाने वाला होता है, और विषय को भी उस दिशा में अन्य लोग भी लिखने के लिए तत्पर हों, उस विषय को स्थापित करने के लिए भी कितना जरूरी है, खास करके आलोचकीय प्रोत्साहन। लेकिन इस किताब को वो आलोचकीय प्रोत्साहन नहीं मिला, और इस किताब के प्रकाशन के लगभग कई वर्षों बाद आशा सहाय ने अपनी दूसरी पुस्तक आवरण नाम से लिखी। 1978 में वो प्रकाशित हुई। कितना लंबा इंतजार खुद रचनाकार लेखिका ने किया एक दूसरी किताब के प्रकाशन के लिए, जबकि वे कहानियां और दूसरी चीजें, कविता, नाटक इत्यादि लगातार लिखती रही। आज एक अखबार था बिहार से, महत्वपूर्ण अखबार था, उसमें छपती रही। लेकिन उपन्यास लेखन के क्षेत्र में उन्होंने दूसरा प्रयास बहुत दिन बाद उसको प्रकाशित करने का साहस किया। लिख लिया था पहले, प्रकाशित करने का साहस नहीं कर पाई थी। और दोनों ही उपन्यासों में, आवरण हो या एकाकिनी, दोनों ही उपन्यासों में केंद्रीय विषय जो है वो स्त्री पुरुष संबंध है। स्त्री पुरुष संबंध के अलावा जो अन्य संबंध हो सकते हैं जेंडर के दायरे के भीतर, वह केंद्रीय विषय है। और दूसरे नॉवेल में ओपनिंग वाक्य लिखती हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहाँ की गई है। और हम क्या करते हैं, हम अपने बहुत सारे जज्बातों को छिपाने का काम करते हैं। अगर उन्हें मैं एक कोटेशन उनके उससे सुनाती हूँ। अर्धनारीश्वर की कल्पना कितनी भव्य और शाश्वत है, सनातनता, पुरातनता और नवीनता का द्योतक, आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु भी, भौतिकता का आधार भी। और इसी में वो आगे कहती हैं कि आदमी अपनी जागरूकता पर, देखिए भाषा किस तरह से नए इशारे कर रही है
उसके शब्द पुराने हैं, लेकिन उसके इशारे, उसके रास्ते जो नए खुल सकते हैं, बिल्कुल अपनी तरह के हैं, भिन्न हैं। आदमी अपनी जागरूकता में परत पर परत, तह पर तह चढ़ने देता है। जैसे शहतूत का कीड़ा अपने ताने बाने में स्वयं ही उलझ जाता है। यह क्रमशः अनजाने नहीं होता, पूरी जानकारी में, सजगता में ही अपने पर लबादा ओढ़ लिया जाता है। बचाव के क्रम में, जिसमें आकाश, अंतराल, क्षितिज सभी खो जाते हैं। अब अपनी जागरूकता पर पर्दा ओढ़ लेना और शहतूत के कीड़े की तरह तह पर तह उस पर चढ़ाते चले जाना, ये क्या अस्मिता और अस्मिता विमर्श की तरफ संकेत नहीं कर रहा? कौन सी जागरूकता है जिस पर हम पर्दा ओढ़ते हैं? स्त्री होने की, स्त्री की जो अन्य अस्मिताएं हो सकती है, उसकी तरफ एक स्पष्ट संकेत है लेखिका का। इसी तरह से इस उपन्यास एकाकिनी की जो थीम है, दरअसल ये दो स्त्रियों की कहानी है। मूलतः इसमें दो स्त्रियां हैं और उनके बीच के संबंध हैं, जिसमें एक स्त्री वह एक हद तक विद्रोही है, लेकिन पारंपरिक भी है। वह अल्टीमेटली जो चीज चाहती है वह परंपरा पोषित ही है। लेकिन जो दूसरी स्त्री है, जिसका नाम कला है, वह चाहती है कि संबंध और सहजीवन की परिभाषा बदली जाए। मित्रता उसका एक आयाम हो सकती है और लेस्बियन लिटरेचर के अंतर्गत दोस्ती या फ्रेंडशिप का एक अलग मायने है। वह केवल शारीरिक स्तर पर ही अपना अर्थ नहीं रखता, बल्कि उसके आत्मिक और कह सकते हैं कि एक तरह से भावनात्मक तह भी उसमें जुड़े हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि उर्दू लिटरेचर में, अगर उसी समय का उर्दू लिटरेचर आप देखें तो वहां पर्याप्त चीजें मतलब इससे पहले 48 से पहले दिख जाती हैं। मसलन आपको लिहाफ कहानी दिख जाती है, टेढ़ी लकीरें जैसा उपन्यास दिख जाता है, इसके अलावा भी अंगड़ाई जैसी रचना दिख जाती है और पूरा का पूरा एक ट्रेडिशन हमारे पास मौजूद है जो रेख्ती लिटरेचर का है। इसी तरह से अगर हम हिंदी में देखें, रीतिकाल का पूरा साहित्य जिसमें सखी और सखी के जरिए नायक के प्रति और नायक से इतर भी जितनी काम भावनाएं, यौनिक भावनाओं का प्रकटन है, वह कहीं ना कहीं इस लेस्बियन लिटरेचर के दायरे में आता है। लेकिन हिंदी में स्पष्टतः उस तरह की चीजें जैसे उर्दू में लिखी जा रही थी, स्पष्टतः वैसा कुछ आया नहीं था। एकमात्र ये नॉवेल है जिसमें ये सारी चीजें दिखती है। हालांकि इसकी भी सीमा है, इसकी भी सीमा है कि अंततः कला जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक और परिवेशगत दबाव के कारण एक अन्य पुरुष जिसका नाम अतुल है उसके प्रति आकर्षित होती है, लेकिन विवाह जैसी कोई चीज दोनों के बीच घटित नहीं होती। वो आत्मिक विवाह करती है और उसके प्रति अपना एक आकर्षण महसूस करती है। लेकिन जिस भावनात्मकता से और जिस कह सकते हैं आवेग के साथ, आरती के साथ वो अपना लगाव महसूस करती है, उस आवेग और भावनात्मकता के साथ अतुल के साथ नहीं करती। ये फर्क है। ये सवाल उठ ही सकता है कि आखिर वो फिर शादी और प्रेम जैसे पुराने मुहावरे में क्यों चली जाती है। लेकिन उस मुहावरे को आप देखिए, हो सकता है कि आशा सहाय जब लिख रही हैं, बहुत सारे उसमें नाटकीय मोड़ भी हैं कहानी में, चूंकि ये उनका पहला ही प्रयास है उपन्यास को लेकर, तो उसमें नाटकीय मोड़ भी है। लेकिन जो उसका सार है वो बहुत दिलचस्प है और उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ कि आशा सहाय अपने इसी उपन्यास में शुरुआत में ही स्पष्ट करती है, यानी वो जो परिवेश स्त्री के लिए मौजूद है 1948 में, जाहिर है ये उपन्यास 1946-47 में लिखा गया होगा, प्रकाशित हुआ है 1948 में। तो जो परिवेश आजादी के समय मौजूद है उसका कहीं ना कहीं नेगेशन करती है, एक तरह से उससे असंतुष्ट है। इस उपन्यास में उन्होंने इस चीज को खास तरीके से जाहिर भी किया है। उन्होंने कहा है कि इस नारी से अब हमारी तुलना। उपन्यास आरंभ होता है गोपा के विवरण से। गोपा प्रतीक्षारत है और गोपा आदर्श हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसका द्वंद्व है। गोपा स्त्री के लिए, ध्यान रखिएगा मैथिली शरण गुप्त उस समय यशोधरा लिख रहे थे, है ना, और ये यहाँ पर गोपा का एक बिंब है। तो गोपा स्त्रियों के लिए आदर्श हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका द्वंद्व है। और बहस के साथ ही, दोनों सखियों में बहस के साथ ये नॉवेल शुरू होता है। इस
इस बहस के बीच एक मतलब एक उद्धरण आता है कि इस नारी से अब हमारी तुलना, हमें सुनाया जाता है नारी ही पुरुष की निधि है, नारी जीवन की सार्थकता पुरुष के चरणों तले है, नारी का अमरत्व पुरुष में समाहित होना है, यह है हमारी शिक्षा, हमारा लक्ष्य, हमारी विजय। हम अलग कुछ भी नहीं है, हमारा अलग अस्तित्व ही नहीं, पुरुष से पृथक हमारा कोई मूल्य नहीं। और एक अन्य जगह पर उद्धरण है, आह यदि हम पुकार कर कह पाती देवी नहीं हम मानवी ही भली। आप देखिए कि एक राष्ट्र कवि जो कहता है कि ये एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, और राष्ट्र कवि के पदवी से वो मंडित है, लेकिन एक स्त्री पाठ क्या कहता है कि काश आह, उस आह में कितनी वेदना है कि यदि हम पुकार के कह पाती कि हम देवी नहीं मानवी ही भली है। दो चीजें इस नॉवेल की महत्वपूर्ण मुझे लगी और इसने मेरा ध्यान बुरी तरह आकर्षित किया। मैं वो चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि तमाम जो हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम था उसमें सेक्सुअलिटी की जो डिबेट थी उसके बरक्स ये स्त्री पाठ है इसी यौनिकता का, इसी सेक्सुअलिटी का। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इस वक्त नहीं बोलूंगी और ये मंच खुला छोड़ूंगी ताकि आप सब इस उपन्यास की तरफ अपनी तवज्जो दें और इसे पढ़ें और इसके और नए नए बिंदुओं को खोलें, उसकी व्याख्या करें। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहकर विराम लेती हूँ। धन्यवाद। कुछ सवाल सामने रख के बाकियों की तरफ इशारा करके अपनी बात खत्म करें। जो बात सुधा ने कही कि मतलब इस जिस संदर्भ में ये उपन्यास लिखा गया और छपा, उस संदर्भ को हमें ध्यान में रखते हुए कि क्या किस तरीके के सवाल संभव थे, किस तरीके के सवाल उठाए जा सकते थे और शायद जो उठाए गए लेकिन उस पर चर्चा आगे नहीं हुई। जैसा कि हम जानते हैं सभी प्रश्नों के साथ ये होता है। ऐसा नहीं है कि नए प्रश्न पहले नहीं उठते, लेकिन उन जिस संदर्भ में उनको वो अवसर मिले कि उन पर खुली बहस हो सके, वो अवसर उस समय के संदर्भ से ही तय होता है। और ये मैं समझती हूँ आज जब हम इस नॉवल पे बहस कर रहे हैं और इसके लोकार्पण हुआ है, तो यही इस मौके की खूबी है कि समाज के अंदर एक तैयारी भी है इन चीजों पर बहस करने की, जरूरत भी है खुले रूप से बहस करने की, क्योंकि बहुत से सवाल जैसे मैंने कहा उन पर पर्दा डालने की कोशिश आज भी जारी रहती। तो ये जो मौका है, इससे हमें ये भी एक इशारा मिलता है कि कब न सिर्फ वैचारिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर समाज के अंदर भी बहुत से सवाल जो पहली बार नहीं है, हो सकता है प्राचीन काल से कुछ ट्रेंड्स मौजूद होते हैं, रुझान भी मौजूद होते हैं यौनिकता के संदर्भ में भी, लेकिन उन पर समाज बहस करने को तैयार नहीं होता है। और समाज से ज्यादा जिसको हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट जो होता है, जो हमारे ऊपर जो संस्थाएं हैं, जो नीतियां तय कर रहे हैं, वो लोग उन सवालों के लिए तैयार नहीं होते। और जो पिछले कुछ दिनों में जो बहुत ही खुल के सामने आया, जैसे जुडिशरी के सवाल में आया, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम इन चीज़ों पर बहस करें। हमारी अगली वक्ता हैं प्रोफेसर सविता सिंह। सविता इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट के संस्थापक निदेशिका रही हैं, अभी भी वहाँ प्रोफेसर हैं, और जेंडर स्टडीज, फेमिनिस्ट थियोरी पर इन्होंने काफ़ी लिखा है, प्रकाशित भी किया है। और जो इनका डॉक्टरल रिसर्च थी उसको भी इन्होंने अभी हाल में और दोबारा से प्रकाशित किया है।
Walking on Dew, a feminist reading of Krishna Sokti's Listen Girl, एक काउंटर आर्काइव की तरह जो किताब है उसमें भी इनका काम है। सविता विख्यात कवित्री हैं और पिछले कुछ सालों में हमने वो पक्ष ज़्यादा देखा है, उसकी चर्चा भी ज़्यादा रही है। काफ़ी 4 तो संग्रह हैं सविता की, अपने जैसा जीवन, नींद थी और रात थी, स्वप्न और कोई चीज़ों का शोक। इसके अलावा कलेक्शन नई सदी के लिए 50 कविताएं एक कलेक्शन है। इनकी कविताएं अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। फ्रेंच में हुआ है एक कलेक्शन का, और इसके अलावा भी फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच वगैरह में अनुवाद हुआ है। इन्होंने अलग अलग स्तरों पर, जैसे मैंने कहा, सैद्धांतिक मुद्दों पर जो इनका विषय रहा है, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाती रही हैं सविता, इन सभी चीज़ों पर योगदान है। सविता को कई सम्मानों से प्रतिष्ठित किया गया है। हिंदी अकादमी का पुरस्कार इन्हें मिला है, रजा फाउंडेशन से महादेवी वर्मा अवार्ड मिला है, यूनिस डिसूजा अवार्ड और केदार सम्मान। इनकी कविताएं और लेख हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर अलग अलग जगहों से प्रकाशित हुए हैं, जर्नल्स में भी, संग्रहों में भी। तो सविता, थैंक यू। जी, विमल कुमार, हेलो, आप सबको मेरा बहुत नमस्कार। Thank you, Indu, very much for introducing me, giving me for such an elaborate introduction. पहले तो मैं सुधा जी और जगदीश्वर जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये यूँ ही नहीं है कि हम इसे इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं, ऐसी जगह पे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अनिल जी कि आपने स्पेस अवेलेबल कराया और इतने सारे युवा लोग हैं। क्योंकि मैं जेंडर स्टडीज़ की हूँ, उसी की प्रोफेसर हूँ, तो मैं 1-2 बातें स्पेशलाइज ढंग से करूँगी इस किताब के बारे में। इसकी कहानी का कुछ हिस्सा तो सुधा जी ने खुद ही बता दिया है और टाइम ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी 3-4 बातें कहना चाहती हूँ, मुझे जाना भी है अभी जल्दी पर। पहली बात यह है कि जैसे इंदू जी ने इंट्रोड्यूस किया कि एक समय था जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास कोई मटीरियल नहीं था इसके अध्ययन के लिए। एक तरह से जो स्त्री है, भारतीय स्त्री, वो गुम थी। उसका सब कुछ समाज में व्यय हो जाता था, उसके बाद कुछ नहीं बचता था। उसका कोई महत्व या उसके महत्व को रेखांकित करने के लिए कोई लिटरेचर ऐसा नहीं मिलता था। तो विमेन स्टडीज का जब आगमन होता है 60s में, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इन लोगों ने फिर सारा नया रिसर्च किया। लेकिन साथ साथ जब हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब मुझसे वरिष्ठ लोग जब कर रही थी, मैं तो काफ़ी बाद में लेट आई हूँ उस फील्ड में, उसी वक्त बाहर के देशों में फेमिनिस्ट रिसर्च अपने वेव्स में जा रहा था। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, और इसी बीच सेकेंड वेव के ही आसपास सेक्सुअलिटी स्टडीज का जन्म भी होता है। और इस सेक्सुअलिटी स्टडीज ने फेमिनिज्म के लिए भी बहुत बड़ा एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी, क्योंकि विमेन जो स्त्री है वो एक सिंगल कैटेगरी है, ये विश्वास लेकर के बहुत सारा काम हो रहा था। ठीक है,
लेकिन स्त्री भी कई तरह की हो सकती है, इसका अध्ययन, इसकी समझ डेवलप नहीं हुई। तो कई फेजेस में विमेंस मूवमेंट और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो गए। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे किसी को बुखार होता है और आप जब बुखार टूटने के बाद आप ठीक होते हैं तो आप एक नए तरह के मनुष्य के रूप में अपने को पाते हैं। उसी तरह से इस मूवमेंट में इसके अपने दौर हैं। और अब जब हम सेक्सुअलिटी स्टडीज में आकर इस किताब को, सपोज कीजिए इस किताब को हम सेक्सुअलिटी स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, न कि फेमिनिस्ट अध्ययन की तरह से, तो दोनों की रीडिंग में बहुत फर्क है। ये बहुत जरूरी है। ये किताब एक बहुत हिंदी साहित्य में कम से कम एक चुनौती के तौर पर तो उपस्थित हो ही गई है। अब बात यह है कि पहली है या नहीं है, इस पर बहस ज्यादा करने की बात नहीं, इस कंटेंट पे ही आ जाते हैं। क्योंकि हो सकता है कि 1910 में 11 में कोई और नॉवल हो हिंदी का, हमें तो अभी मिला नहीं कुछ। अभी भी हम बालू और रेत के अंतर अभी भी धंसे हुए हैं। मत समझिएगा सब बातें सामने आ गई हैं, है ना, स्त्री के जीवन के बारे में। ऐसे भी एक दो नॉवेल्स तो मेरे पास हैं जिनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं किया है, जब स्त्रियां दूसरी स्त्रियों से अपनी कहानियां लिखवाती थीं। अगर कोई स्त्री पढ़ी लिखी है तो उसके पास जाकर वो अपना सब कुछ, वो जैसे अपने पति को अगर पत्र लिखवाना है तो दूसरी स्त्री के पास जाके पत्र लिखवाती थी, ठीक है ना। उसी तरह से कहानियां भी लिखवाई हैं और बातें लिखवाई हैं, बहुत सारी बातें। स्त्री को अभी स्त्रियां ही बहुत कुछ नहीं जान पाई, लेकिन जानने के मतलब उसके एपिस्टेमोलॉजी में अब इस तरह की जो किताब आती है तो मैं पढ़ते वक्त ये महसूस कर रही थी इसके बहुत लिमिटेशंस है। सुधा जी ने खुद ही कहा भाषा की सबसे बड़ा एक इसकी वो है, लिमिट है, क्योंकि इसकी भाषा छायावाद वाली भाषा है। अब हम उस भाषा का प्रयोग करते नहीं, यवनिका, विभावरी, ये सब लगता है जैसे कि कोई एक्सटेंशन हो, यू नो, किसी छायावादी, जैसे कि किसी पुरुष की भाषा ही है ये, जिसमें सारी बातें कही जा रही हैं। और उसका भी लिमिटेशन इसे कथ्य में है। वो भाषा कुछ ऐसी है जिसमें आप सेक्सुअलिटी को, एरोटिसिज्म को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। ज्यादातर समय में देव और देवियां, यही संबोधन है स्त्री और पुरुष के आपस में। अगर कोई बहुत उदात्त बात कहनी है तो देवी। पुरुष के बारे में भी अगर कहना है कि वो बहुत, जैसे अतुल जो मारा गया फ्रीडम फाइटर था, जिसके बारे में सुधा जी ने बताया, तो उसको गोली मार देते हैं उसमें डेमोन्स्ट्रेशन में, तो उत्सर्ग का बहुत बड़ा एक सिंबल बनता है और वो एक तरह का देवता है, बन जाता है। तो ये जो लिमिटेशंस है हमारे भाव जगत का, भाषा का जो भाव जगत है वो इसमें है, लेकिन इसके लिए हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ लेस्बियन नॉवल नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप सेक्सुअलिटी स्टडीज का की तरफ से इसको देखें, ये नॉवल है बाइसेक्सुअलिटी का। बाइसेक्सुअलिटी का ये है क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में जगदीश्वर जी ने बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है और एड्रियन रिच के बारे में उन्होंने मेंशन किया है। एड्रियन रिच का एक बहुत फेमस ऐसे है, उसका नाम है हेट्रोसेक्सुअलिटी, क्या है उसका नाम, कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी। किस तरह से जो डोमिनेंट पेट्रियार्की है वो दूसरे किसी भी सेक्सुअलिटी को उसका सिर्फ रिप्रेशन करना चाहता है और रिप्रेशन करता रहा है। तो उससे कैसे वो खुद भी लेस्बियन थी, बहुत बड़ी पोएट थी। उनके जो लेस्बियन लव पोएम्स हैं, अगर कोई उनको पढ़े, करीब वो 21 या 22 ऐसी कविताएं उन्होंने लिखी हैं एक के बाद एक। उसमें एक कविता है खास करके जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि लेस्बियनिज्म का उसका एक खास एरोटिक अर्थ है, एक खास एरोटिक जीवन है जो लेस्बियंस जीती हैं, जो इस किताब में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। क्यों? दो बातें थी, एक तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में ये कहानी लिखी जा रही है, और दूसरे छायावादी भाषा का संसार जो कि भाव का संसार है। तो उसमें इसमें भाव सब एक्सप्रेस्ड है। उस पोएम में एक सेंटेंस आता है कि तुम मुझे छूती हो या स्पर्श करती हो वहां जहां सबसे ज्यादा मुझे सुख महसूस होता है।
the pleasure of being touched by a woman is exasperated in its impact because a woman knows how to touch another woman. ये जो इंटरनल सेक्सुअल डिनायल पुरुषों ने स्त्रियों का किया है, सबसे ज्यादा रिप्रेशन उनकी सेक्सुअलिटी का ही है, सेक्स का, सेक्सुअलिटी नहीं, उनके सेक्स का, सेक्स में जो प्लेजर है उसका उन्होंने बहुत सारा इंतजाम किया है कि स्त्री को प्लेजर ना मिले। सेक्स को हिंसात्मक ढंग से रीडिफाइन किया पेट्रियार्की में, और सेक्स के नाम पे ज्यादातर स्त्रियों को या तो उसका डिनायल है या उसमें हिंसा है। तो उसकी रिकवरी एडन रिच कहती है कि हम कैसे फेमिनिन सेक्सुअलिटी या लेस्बियन सेक्सुअलिटी को हम कैसे इससे निकालें, कैसे इससे उबारें, ठीक है ना। तो और ये उसमें कहीं भी जो फेमिनिन एरोटिसिज्म है उसको कहीं भी नकारा नहीं गया है। वो एक एनर्जी है, एक पावर है स्त्रियों का, जिसको ही डिनाई करने के लिए लगातार पेट्रियार्की अपने को रिफाइन करता रहता है। तो दूसरी बात तो ये। तीसरी बात कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं खास करके कला और आरती, ठीक है, दोनों के बीच में जो संबंध है वो ज्यादातर कला की तरफ से प्रेम का संबंध है। आरती अपने बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में उस तरह से मुखर नहीं है जैसे कि कला है। और कला मुखर ही नहीं है, कला को इतना भी पता है कि जो पेट्रियार्की है और उसने जिस पुरुष को गढ़ा है वो पुरुष स्त्रियों के साथ धोखा करता है, बहुत क्लियरली है। और वो एक पैराग्राफ है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, जिसके बाद इस तरह का कोई पैराग्राफ नहीं आता है। बाकी सब कुछ भावों का एक, जैसे कहते हैं उत्वेलन, उसी में ये सारा नॉवल चलता रहता है। तो कहती है, ये कला का कहना है, कामना एक एक पुरुष के निकट जाने के लिए उत्कंठित हो रही है, उसके जीवन में घुल मिल जाने के लिए आतुर पपीहे की तरह यौवन कानन में चीख रही हो। मैं समझती हूँ एक नारी जितना स्नेह सौहार्द पुरुष को भेंट कर सकती है, एक पुरुष नारी को उतना कदापि नहीं, और एकदम सत्य है। प्रवंचना ये शब्द है धोखा के लिए, मुझे इसको डिक्शनरी में देखना पड़ा। हाँ, प्रवंचना का आश्रय स्थल है पुरुष का हृदय। पुरुष का हृदय ही भरा हुआ है धोखा से स्त्रियों के लिए, उसमें लगातार षड्यंत्र चलते रहते हैं। वो कब उसको सही ढंग से प्रेम करेगा, जब वो यही इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे उसको हम नियंत्रित करें, कैसे अपने काबू में करें, कैसे उसको अपनी जाल में फंसा लें। प्रवंचना का आश्रय स्थल है पुरुष का हृदय। जाने क्यों मुझे पुरुष से भय लगता है। पुरुष ने संग्रह करना नहीं सीखा थी, उसने केवल लूटना ही जाना है। तुम अपने पुजारी जीवन की स्त्रीहांजलि लिए किस देवता के मंदिर की ओर बढ़ रही हो? न वरदान की आशा, न प्यार की मांग, वह भी क्या पूजा की विधि है, ध्येय है। विवाह मंदिर की ओर पुजारिन प्रतिमा बनकर जाओ, देवता की विभूति लो। नहीं नहीं, नारी मानवी से देवी बन जाने का अर्थ है प्रतिमा से मात्र पाषाण बन जाना। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पे बात कही गई है कि जो पेट्रियार्कल मैरिज सिस्टम है उसमें एक स्त्री देवी के रूप में एक देवता को वरने जाती है, और वहां जाकर के मनुष्य से ज्यादा वो एक पत्थर बन जाती है। उसको पत्थर बनना पड़ता है, उसको खत्म होना पड़ता है ना। लेकिन आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये क्लैरिटी खत्म होने लगती है, और दोनों स्त्रियों, आरती की शादी विजय से होती है, और विजय उसको जो प्रवंचना वाला सारा मामला वो सामने आ जाता है, क्योंकि वो दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, और उसने विवाह के बाद आरती को छुआ तक नहीं, उसको सेक्स से पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, विमुख रखा, बता करके कि वो किसी और से प्रेम करता है। उसके बाद 2 साल के बाद आरती उसको छोड़ करके चली जाती है। कला का बाद में एक ऐसे ही जो स्वतंत्रता संग्राम में जुटे हुए यंग लोग थे उसमें से एक थे,
तो उनका वो चित्र वगैरह बनाती है, उससे थोड़ी बहुत जिसको कहते हैं आत्मीयता होती है। लेकिन जब वो मर जाता है तो आरती के अंदर उसके लिए कमिटमेंट पैदा हो जाता है। ये वही कला है जो ये सारे बातें बता रही है। और ये भी कहती है कि मैं तो अब सती होने के लिए तैयार हूं। उससे आत्मी विवाह कर लिया। तो ये जो सेक्सुअल डिजायर है फॉर मेन एंड वुमेन, ये चलता रहता है इस नॉवल में। इसलिए ये नॉवल ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ लेस्बियन नॉवल नहीं है मेरे हिसाब से। जब कभी मैं इसकी समीक्षा करूंगी तो मैं डिटेल में लिखूंगी। तो मुझे तो भी कहीं निकलना है, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस नॉवेल्स की कई तरह की रीडिंग्स हो सकती हैं। और मेरा ये भी मानना है कि हिंदी में सेक्सुअलिटी स्टडीज नाम की कोई चेतना या सेक्सुअलिटी की उस तरह की चेतना जो उसकी स्टडी से आती है वो नहीं है अभी तक लेखन में, एक तरह से देखा जाए तो। जबकि ये नॉवल 1948 में लिखा जा चुका है। और जैसे सुधा जी ने बताया, बाकी लोग भी जानते हैं कि उर्दू की दुनिया में ये सारी चीज़ें बहुत कायदे से कही जा चुकी हैं। लेकिन हिंदी में इसका अभी तक स्त्रियां जो हैं वो मिथकीय स्त्रियों पर अपने नॉवेल्स लिख रही हैं। कितने सीता गीता ये सब होता रहता है हमारे यहाँ इस तरह का जटिल विषय, इस तरह का नॉवल जिसमें स्त्री ये बात पूछे अपने पाठकों से कि मैं अभी भी मार क्यों खाती हूँ, मेरा पति अभी भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करता है। एक ऐसी कैरेक्टर जो अपनी सेक्सुअलिटी के प्रति अवेयर हो, न कि अपने परंपरा के प्रति समर्पित। तो इस तरह का मैं चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ कि ये जो नॉवल है ये इसको फिर से खोलेगा। और अंत में जो एकाकिनी है, एकाकिनी शब्द बहुत अच्छे से और अंत में आके होता है जब आरती रिफ्यूज कर देती है विजय के साथ वापस जाने के लिए। विजय दूसरी शादी कर लेता है उस लड़की से जिससे वो प्रेम करता था, उसका फिर इसके पास आता है, फिर हे देवी करने लग जाता है, मेरे साथ चलो। जब वो शादी कर चुका है तभी भी प्रवंचना, फिर वही। उसके बाद वो मना कर देती है, भागो तुम यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ मुझे कहीं नहीं जाना ना, मैं यहीं पर हूँ। और एक मंदिर में वो रहने लगी, स्कूल है वही मंदिर है। तो वो सचमुच समाज से कट के एकाकीपन का जीवन जी रही है। लेकिन जब कला जाती है उसके पास तो ऐसा लगता है कि नॉवल में शायद अभी दोनों साथ आ जाए, क्योंकि अब तो रास्ते से ये सारे प्रवंचक लोग निकल गए हैं। लेकिन इसको भी मना कर देती है आरती, कहती है मैं एकाकिनी हूं, मैं इन सारी चीजों से अपने को अलग करके एक दूसरे तरह का रास्ता मैं अपने लिए निकालना चाहती हूँ। तो अंत में आते आते ये नॉवल जो है एक फेमिनिन सेल्फ का नॉवल बन जाता है। यानी कितने लेयर्स हैं, यानी कि पितृसत्ता को डिनाई करना, उसके डिफरेंट फॉर्म्स को पहचानना और उसको नकारना स्त्री की जरूरत, स्त्री के लिए जरूरी है। लेकिन तब आपका जो जीवन होगा वो एकाकिनी का ही होगा। यहीं पर अभी हम टिके हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश्वर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं ये नॉवल सचमुच कहाँ से पढ़ सकती हूँ अगर आज ये टेबल पर नहीं होता। शुक्रिया सविता। बहुत सारे सवाल आपने रख दिए श्रोताओं के सामने। और मैं समझती हूँ ये बात जो आपने कही कि क्या ये लेस्बियन नॉवल है या क्या इसकी रीडिंग लेस्बियन नॉवल की ही तरह हो सकती है या और वैकल्पिक तरीकों से भी, सवालों से भी, परिप्रेक्ष्य से भी इसे पढ़ा जा सकता है। ये भी अपने आप में एक वैचारिक चुनौती है। एक बात तो साफ आती है कि उस पूरे नॉवल में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर पात्र जो है वो रिश्तों की तलाश में है और रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने और बनाने की तलाश में, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, सभी। और ये मुझे बहुत मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग बात थी
कि एक तरफ बैकग्राउंड में एक राष्ट्रीय आंदोलन है जो इतने बड़े बड़े सवालों से जूझ रहा है, इतनी एक साम्राज्यवादी ताकत से जूझ रहा है, वहाँ होली जलाई जा रही है कपड़ों की वगैरह वगैरह, और एक्चुअली नॉवल के पात्र कोई बहुत खुले रूप से सक्रिय नहीं दिख रहे, जबकि चर्चा बार बार ये हो रही है कि वो सक्रिय है। चाहे विजय हो, बिजली ही सबसे ज्यादा सक्रिय दिखती है, तो वो भी एक, लेकिन चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष जो है वो पति भी नहीं हो पा रहा है, प्रेमी भी नहीं हो पा रहा है, मतलब वो अपने ही पुरुषत्व को ढूंढता फिर रहा है एक तरीके से अपने उसमें। अब लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि रिश्तों को नए सिरे से या उनकी एक वैकल्पिक सोच के आधार पर, अपनी चेतना के आधार पर, अपनी इच्छाओं के आधार पर रिश्तों को बनाने की जो कोशिश है वो मैं समझती हूँ इस नॉवल में लगातार दिखती है सभी पात्रों के स्तर पर। और ये भी बात जो आपने कही कि सेक्सुअलिटी का जो क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय तो मैं समझती हूँ नॉवेल्स में, क्रिएटिव राइटिंग में तो दिखता है, वो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन बातों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, जबकि सवाल उठते हैं और बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक केस हुए, कोर्ट में गए जिनमें ये सवाल उठे। तो जैसे कि आपने कहा, तो इसमें भी मतलब राइट टू कॉन्जुगैलिटी, आरती जो जिस चीज की आरती को चाह है, इच्छा है, जो वो समझती है कि उसका हक है, वो उसकी तलाश में रहती है और वहां से निराश होके वो फिर अलग ढंग से अपना जीवन बनाने की, व्यतीत करने की कोशिश करती है। तो ये जो पूरी जटिलता है उस समाज की, मैं समझती हूँ इस नॉवल में काफी स्पष्ट रूप से दिखती है। और ये भी सही है कि सभी ज्यादातर उस नई खोज में भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो फ्रेमवर्क है, जो सीमाएं तय कर रहा है, वो एक पितृसत्तात्मक सोच और समाज की एक छवि है और वास्तविकता है जिसके अंदर ये सब चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सवालों को सामने रखने के लिए। हमारे अगले वक्ता हैं डॉक्टर निर्मल कुमार, और निर्मल जी वेंकटेश्वर कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कॉलेज है। इनका अपना स्पेशलाइजेशन जो रहा वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में रहा है, लेकिन रुचि ये अलग अलग क्षेत्रों में रखते हैं। फिल्म स्टडीज का जिक्र आया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तमाम नए क्षेत्र जो हैं, जैसे अल्मोड़ा में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में जुड़े हुए हैं, और गाँव में मतलब किस तरीके से पुनर्वास होना चाहिए। और अभी तो वो सारे सवाल हमारे पास रोज टेलीविजन पे भी कहीं ना कहीं जोशी मठ हो चाहे कुछ, तो बहुत से सवाल हैं, वो पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं, इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। और गोवा में भी जो घरों का जो पूरा हाउसिंग का जो सिलसिला है, उसमें भी कुछ रुचि है। औपनिवेशिक बिहार का जो संदर्भ है, जिसमें वो सेंसरशिप को देख रहे हैं, वो जो खैर वो तो राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं सेंसरशिप और ऊपर से जो तानाशाही एक तरीके से लागू की जाती थी सभी तरीके के प्रकाशनों पर, वक्तव्यों पर, वो तो अब पहले मैं सोचती थी वो हिस्ट्री है, लेकिन अब तो वो हिस्ट्री हमारे रोजाना का जीवन बन रही है, तो ये भी नई चीज है। निर्मल जी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के फेलो हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के फेलो हैं, और ICCR की तरफ से वियना और डेनमार्क और लीड्स जैसी यूनिवर्सिटी से भी जुड़े रहे हैं। वहाँ पर भी इन्होंने काम किया है, वहाँ उनकी संस्थागत रूप से वहाँ के विश्वविद्यालयों में जुड़े हैं। निर्मल जी, अगर मेरी कुछ गलती हुई हो परिचय में। थैंक यू इंदु जी। आई मीन इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है नहीं मेरा, मैं सिर्फ वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, एंड आई एम वेरी डबली कॉन्शियस ऑफ हियर बिकॉज एक तो मेरी हिंदी
ठीक है, बहुत लोगों से बहुत अच्छी है। दिल्ली वाले तो 99% से ज्यादा अच्छी है। अब सुधा जी के सामने बोलना या इंदु जी के सामने बोलना या और बेटा के समान है अरविंद मीना, तो वो हिंदी के प्रोफेसर हमारे यहाँ, तो उनके सामने बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं शायद सुधा जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, इसलिए कि मेरी किताब में काम कर रहा हूँ वो LGBTQ कम्युनिटी इन फिल्म इंडस्ट्री पे, तो बात हो रही थी, सुधा जी ने मुझे बुलाया और अभिजीत हैं, कहाँ हैं, उनसे मुझे होम डिलीवर कराया that book, so I'm so thankful because it was not available on Amazon at that time. अब शायद हो गई होगी। अच्छा, अब क्या है कि this whole thing in 2022 when I'm working on this book on LGBTQ community in film industry, जहाँ कई लोग बहुत ओपन हैं अपने बारे में, yet मेरी पहली किताब आई थी 2015 में, उसमें 8 में से 6 now I know that they are alternative sexuality some way or the other. क्रॉस ड्रेसर हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। I mean, I didn't know. I didn't even come to know. So that normal it has become, except Oni, who was very, very open about his sexuality, but other people were not. अब जब now when I started working on this book, why I'm telling you about this, 1948 में कितनी मुश्किलातें आई होंगी इनको, राइटर को, आशा जी को, वो आज की तारीख में भी बड़े बड़े लोग जिनको आप उम्मीद करते हैं कि they would talk about the sexuality, they refused to come out. They said, okay, you can write on me. Like one of them is Karan Johar. He said, आप मेरे पे लिख लीजिए, लेकिन मैं sexuality के बारे में बात नहीं करूँगा. You can say that it is, he doesn't want to talk about it. You can say that he doesn't want to talk about it. But that is not something which I wanted to. I wanted because the whole book is in alternate third gaze. Now third gaze पे जब मैं बात ही कैसे करूँ? थर्ड गेज जब मैं बोलता हूँ तो मुझे एक और चीज याद पड़ती है कि देयर इज अ मेल गेज, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू आर वेरी फेमिलियर, मेल गेज एंड फीमेल गेज। जब प्रकाश झा बनाते हैं मृत्युदंड, उसमें लेस्बियनिज्म की बात करते हैं, क्या वो वही है जो आशा साहब बात करती हैं या लिहाफ में इसमें चुपताई बात करती हैं? सुधा जी ने भी उसका चर्चा किया है और चतुर्वेदी जी ने भी, प्रोफेसर चतुर्वेदी ने, अबाउट लिहाफ का। लिहाफ एक छोटी कहानी है, एक पूरा नॉवल है, एक बहुत बड़ा फर्क है। ये बहुत बड़ा फर्क है कि आप 200 पेज तक वो कहानी ले जा सकते हैं या 5 पन्ने में आप कहानी खत्म कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। यही बात कुछ कहानियों में है, कुछ फिल्मों में है। क्योंकि मैं फिल्म पे काम करता हूँ तो आई वुड रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द नॉलेज, वेरी लिटिल नॉलेज दैट आई हैव ऑफ फिल्म्स। आज की तारीख में भी एक आदमी हाई कोर्ट का जज नहीं बनता है बिकॉज हिज सेक्सुअलिटी इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पावर दैट बी। और अपने बारे में छुपाते नहीं। सुबोध कृपाल टॉक्स अबाउट इट। आई हैव दिस बुक, वंडरफुल बुक व्हिच ही हैज रिटन ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। तो आप ये ध्यान रखिए कि somebody who is writing in 1948। नाउ जो बात एक है जो अभी कह रही थी वो सविता जी भी, कि आई डोंट नो वेदर वी कैन रियली लेबल इट एज a lesbian novel. I mean, of course, इस किताब का जो पूरा जो कोर है वो वही है। Was the writer aware of a genre called lesbianism? I doubt. Was somebody, is it really that I am a man and I'm not gay? In 2010, when I was reading a paper in Denmark on Karan Johar Dostana, and everyone thought, and the chairman told me that now you will have a 3 a.m. knock and a lot of people will come and say like I am also one. But it didn't even wait for 3 a.m. It happened right after the tea, जब आप बाहर समोसे खा रहे हैं, and they said, उड़ीसा के बड़े जेंटलमैन थे, उन्होंने कहा मेरे दादा भी क्रॉस जेंडर थे, वो क्रॉस ड्रेसर थे, मैं भी क्रॉस ड्रेसर हूँ, and he was wearing a sari. So I had to tell him that I'm not gay, but of course I don't have to be a woman. I wrote in gender history, I don't have to be a woman to write. But that is the problem. आज 2022 या 2010 में भी मुझे फेस करना पड़ रहा है. What kind of problems we have faced? Now my argument is, as a very student of history, as a very simple plain में कह रहा हूँ कि it is possible only because the patriarchal society which Sudha ji mentions in the blog, कि उनके पेरेंट्स, उनके फादर इन लॉ सब जज थे. What is the need of mentioning? ये कोई साधारण महिला तो है नहीं, प्रोफेसर है, पढ़ी लिखी है. जब ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट समझती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये समझना भी जरूरी है कि दैट पेरेंट्स एंड द पेट्रियार्कल सोसाइटी अलाउड हर टू राइट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समबडी पब्लिश्ड इट. शिबुन साहब सर कह रहे हैं इसमें, चतुर्वेदी सर इसमें कह रहे हैं, शिबुन साहब ने मैं जल्दी नहीं किया, इसे बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी विधा है, पर वो कहीं उनको रोक लिया कैसे आप बोले कि ये सेक्सुअलिटी की किताब है. यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट.
I mean, imagine such a major critic and major writer, he doesn't talk about sexuality at all, because sexuality was the kind of thing which should not be talked about. इसके बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, आज भी नहीं करते हम घरों में, आज भी हम नहीं करते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। उसमें होता है क्या, what we have to understand, फ्रांसेस्को ऑर्सिनी ने 1985 या 1995, I'm forgetting, but आप ज़्यादा जानते होंगे, हिंदी लिटरेचर पे अपनी पीएचडी की थी उन्होंने 1920 और 1940 के बारे में। इस किताब की चर्चा तो खैर नहीं है, इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी, विमेन का है, पूरा एक चैप्टर है विमेन पे, और विमेन का कंडीशन, विमेन में जर्नल में विमेन में जर्नल में विमेन, ऑल काइंड ऑफ थिंग, सब कुछ है, बट इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी एट ऑल। एक तो बड़ी अच्छी बात उसमें से निकल के आई, वो ये है कि देखिए आरती या उनका जो हस्बैंड होता है, आई थिंक somewhere there is a kind of bisexualism in this book, but आरती या उनका हस्बैंड फ्रीडम मूवमेंट से इन्वॉल्व है, किसी न किसी तरह से, और कैरेक्टर भी फ्रीडम मूवमेंट से इन्वॉल्व है। Why there was a need for an author to put freedom movement in this? Because आपको मेन स्ट्रीमिंग करना पड़ता है अपने आप को। आशा सहाय had to mainstream herself as well as a character, मेल कैरेक्टर है, पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट डोमिनेटेड बाय मेन है, गांधी हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, उसमें सरोजिनी नायडू और ये लोग बड़े इसमें हैं। तो पूरा बहुत लोगों ने लिखा है इस पे, पूरा का पूरा जो इस तरह का बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट होता है वो मेल डोमिनेटेड होता है। तो मेल डोमिनेटेड मूवमेंट से मेन स्ट्रीमिंग आती है, you going to become mainstream, and that is why it is important that few characters, विजय जेल जाता है, आरती को कहा जाता है बार बार कि आप इस मूवमेंट में आ जाइए, कोई और भी कैरेक्टर हैं जो जेल से होके आई हैं या जेल जाती हैं, इस तरह की बात चल रही है। पॉलिटिकल मूवमेंट की जो बार बार बात होती है उसमें उसी के में सेक्सुअलिटी को पिरोया हुआ है, लेस्बियनिज्म पिरोया हुआ है। लेस्बियनिज्म बहुत क्लियर है इसमें, ऐसा नहीं है कि whether she was aware or not, but that is there। इसको समलैंगिकता कहते हैं या आप जो भी कह सकते हैं, आजकल तो बहुत बड़ा टर्म हो गया है LGBTQA+, इतना लंबा चौड़ा हो गया है, तो बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या है कि ऑथर हैज बीन वेरी क्लेवर, वेरी इन्फॉर्म्ड, क्लेवर नॉट इन नेगेटिव सेंस, क्लेवर इन पॉजिटिव सेंस। क्लेवर वो एक कनिंगनेस का एक पॉजिटिव सेंस भी होता है, वो ये सेंस होता है कि शी वांटेड टू मेन स्ट्रीम में किसी तरह से उसको जोड़ना है। वो जोड़ना कहाँ है, वो जोड़ना है किसी तरह से उसकी शादी करा के विजय से। वो जोड़ना कहाँ है, तो फ्रीडम मूवमेंट से जोड़ के। वंस यू जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट, वंस यू डू द फ्रीडम मूवमेंट, एवरीथिंग बिकम्स राइट। क्योंकि एक बहुत बड़ा गोल आपने अपने मन में रख लिया तो सेक्सुअलिटी गेट सबस्यूम्ड बाय दैट। Orsini talks about another thing is public sphere, and that is very important for us in this context which I am talking about। Orsini का public sphere कि women in public sphere कहाँ जाती है वो? क्यों तालिबान कहता है एक औरत है जो आदमी के बिना नहीं चल सकती, कोई होना चाहिए आपका रिलेटेड, बेटा हो, हस्बैंड हो, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड विच इज दे यूज, एक वर्ड यूज करते हैं वो कि वो होना चाहिए जिससे आपका रिलेशनशिप है, एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप मतलब भी हो सकता है हस्बैंड या माँ बाप भाई बहन कोई ऐसा हो। पब्लिक स्फेयर क्या है? पब्लिक स्फेयर इज अ मूवमेंट, पब्लिक स्फेयर इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। हर पॉलिटिकल मूवमेंट पब्लिक स्फेयर होता है। उसको जब आप कहानी से जोड़ते हैं, ऑर्सिनी कहती हैं, उसको जब आप कहानी से, किसी भी कहानी से आप जोड़ते हैं तो उसकी मेन स्ट्रीमिंग होती है। एंड दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग एट दिस नॉवल, द वंडरफुल नॉवल, वेरी लिरिकल नॉवल, वेरी डिफिकल्ट नॉवल फॉर मी, बिकॉज मैं ज्यादातर हिंदी, मैंने बहुत सिंपल हिंदी पढ़ी है। ये हिंदी मुझे वैसी ही लगी जैसे मैंने विक्रम सेठ की किताब पढ़ी थी, ये सूटेबल बॉय, वो पढ़ने में मुझे उतनी ही दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत हुई थी। ये भी हिंदी में पढ़ने में मुझे दिक्कत हुई इसलिए कि ये बहुत लिरिकल है, वेरी पोइटिक है। आज के नॉवेल जितने लिखे गए हम लोग जो पढ़ते हैं, जो नॉन हिंदी वाले हैं, जो हिंदी वाले नहीं हैं, टेंशन पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं। व्हाट इज द नीड ऑफ सच अ लैंग्वेज? व्हाई शी एम्प्लॉयड सच अ लैंग्वेज? वेयर इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वन, वी हैव टू सरमाइज, बट उस पर सुधाई जी ज्यादा बोल सकती हैं, मैं उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं हिंदी का हूं नहीं। But I felt that there is a purpose behind this language. And second thing, it is that constantly throughout इस कहानी की mainstreaming चल रही है. And that happened when I tell you one story, जो मृत्युदंड में दिखती है, तो वो आदमी असेक्सुअल हो जाता है, असेक्सुअल होने की वजह से वाइफ and two of the ladies they go into lesbian relationship,
मतलब आदमी का असेक्सुअल नहीं हो तो वो नहीं होगा। इसमें भी वो विजय के साथ बच्चा पैदा करने की भी बात करती हैं, नहीं भी करती हैं, बट देयर इज द काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन अ माइंड। आपकी जो मेन कैरेक्टर है, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आर्ग्यू, दैट इज व्हाट द आर्टिकल, आई मीन द बुक इज ट्राइंग टू सजेस्ट, इज कि आप कितने लेवल पे उसको मेन स्ट्रीम करते हैं। पुरुष के लेवल पे पिट्याकी, पुरुष पिट्याकल नहीं है, पुरुष गे भी हो सकता है। जो लोग कहते हैं ये पुरुष प्रधान समाज है, वो भूल जाते हैं कि पुरुष में अच्छा खासा तादाद गे, ट्रांसजेंडर, क्रॉसड्रेसर का भी हो सकता है। बड़े अच्छी अच्छी फिल्में बनाने वाले लोग, बहुत अच्छी अच्छी, उसका ऋतुपर्ण हो, ऐसे हो सकते हैं कि वो गे हो, क्रॉसड्रेसर हो। तो ये आपको देखना है कि ये हम सबको ये देखना है कि कैसे हम उसको कितने लेवल पे मेन स्ट्रीम करते हैं। स्ट्रक्चर है ये लेयर है, एक साथ नहीं है कि हमने कह दिया पुरुष प्रधान समाज है, नहीं ऐसा नहीं है। पुरुष ने अलाउ किया लिखना, पुरुष इसमें एक मेन कैरेक्टर है, बच्चे पैदा करने की भी है की बात हो रही है, लेस्बियनिज्म की भी बात हो रही है, तो दैट वे एंड देन स्वतंत्रता संग्राम, इस सारा अगर हम ले, ये नॉवल अपीयर्स टू बी टू मी, आई एम थैंकफुल टू यू for sharing this novel with me, because otherwise I wouldn't have got and I wouldn't have read that novel. It's a really a brilliant attempt. एक थोड़ा ब्रैकेट है, अगर आप 1948 में देखें, आज की तारीख में मैं नहीं जानता हूँ, बहुत लोग लिखने वाले हैं और बहुत शायद ना भी लिखें, तो आज की तारीख में बड़े बड़े फिल्म बनाते हैं, वो कहते नहीं है कि हम गे हैं, हम लेस्बियन हैं। आई नो two of the major filmmakers, when my book comes you will see two of the very major filmmaker coming from very big family are lesbians, but they don't even agree. Now they have agreed कि मैं बोलूंगी, लेकिन आप ये मत लिखना कि we are lesbian. Now the whole मेरी पूरी की पूरी theory खराब हो जाएगी. But they made major films. आमिर खान and फरहान अख्तर को लेके बनाने वाले लोग आज तैयार नहीं है कहने के लिए कि मैं भी ये हूँ। तो 1948 में it must be a brilliant novel. Unfortunately, it did not get that kind of a publicity. I'm hoping that after Sudhaji's attempt, it will be. And thank you very much for inviting me and sharing my views. Thank you. शुक्रिया निर्मल जी, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और अपनी जो ताज़ा रिसर्च आप कर रहे हैं उससे भी बहुत कुछ लाने के लिए और ये बताने के लिए कि उस वक्त के संदर्भ में क्या कहा जा सकता था, कैसे कहने की कोशिश की जा रही थी और फिर भी बहुत कुछ नहीं कहा गया। मिस या एक पाठक रूप में 2 मिनट देखिए, 1922 में जब उग्र जी ने जो चॉकलेट का कहानी संग्रह छपा था, तो आपको पता है कि 2 साल तक ये आंदोलन चलाया बनारस जी ने ट्रांसलेटरी साइड का, जिसका असली है, तो उग्र जी को बहुत ही झेलना पड़ा। गांधी तक बात पहुंची थी, गांधी ने कहा कि नहीं असली नहीं है, तो इतना उसका हुआ एक पुरुष जब लिख रहा है तो पूरे समाज में हिंदी बेल्ट में इतना उनको मानसून झेलना पड़ा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी सुखदेव साहब को, केवल आपने ही मेरा समर्थन किया है और किसी ने नहीं किया। जब एक पुरुष के लिए लिखना इतना मुश्किल है, तो एक औरत के लिए 48 संख्या तो और मुश्किल काम है। और चॉकलेट का भी उसका जिक्र हुआ, अब किताब जाकर छपी, वो अवेलेबल ही नहीं थी वो कहानी समय उग्र का। उग्र को इतना डिफेम हुआ कि उग्र को साहित्य में हिंदी वालों ने इसलिए लिया भी नहीं। ये भी देखना चाहिए कि आजादी के उस दौर में जिस तरह से विवाह, सेक्सुअलिटी, इन सब सवालों को उठाया जा रहा था, गांधी जी एक अलग डिस्कोर्स चला रहे थे और वो प्रयोग कर रहे थे तरह तरह के। सेक्सुअलिटी भी उनके लिए प्रयोग का एक क्षेत्र था। ये किताब एक काउंटर विमर्श पैदा करता है कि किस तरह से हम सेक्सुअलिटी को स्त्री के पक्ष से देख सकते हैं। और बहुत, जैसा कि निर्मल जी ने भी और सविता जी ने भी कहा कि बहुत शक्तिशाली तरीके से ये शुरू में सारी चीजों को रखता है, क्लियर कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर है, लेकिन बाद में जाते जाते वो चीजें थोड़ी डाइवर्जन की तरफ जाती हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि समाज, परिवेश और अंततः कहानी को एक मोड़ देने की बात, और जो इस नॉवेल का जेनर है, मतलब उपन्यास का जो जेनर है, वो अपने आप में बहुत कुछ डिमांडिंग होता है। तो कैरेक्टर्स के जरिए बात कहना एक महत्वपूर्ण चीज है। और इसकी भाषा जो है, भले लगती हो कि छायावादी है, पर वो भाषा इसकी ताकत है। तो जो लिरिसिज्म है वो इसकी ताकत है। जी, किताब को पढ़ते वक्त मुझे जो एक चीज लगी कि कहीं ना कहीं जितने भी पात्र हैं वो
कंपल्सरी फॉर्म ऑफ मैरिज को कहीं ना कहीं उससे डील कर रहे हैं। मतलब एक तरफ जो विजय की माँ है वो अपने तरफ वो, और जो विमेन है वो भी इससे डील कर रही हैं कि जो आज भी हमारे समाज में एक मुद्दा है कि मैरिज का जो विवाह और विवाहित होने का जो नॉर्म है उसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी और वो सब तो बाद की बात है। सवाल ये कि मतलब इट इज अ कंपल्सरी फ्यूचर फॉर ऑल एंड स्पेशली फॉर विमेन। वो कहीं ना कहीं किताब में बार बार वो समस्या सामने आती रहती है। खैर वो एक और ऑब्जर्वेशन था। अब हमारे आखिरी वक्त, अपने आखिरी तो था मेधा भी है, मेधा नहीं, अच्छा प्रोफेसर शर्मिष्ठा पांड्या बहुत धीरज से सबकी बातें सुन रही हैं, शायद भाषा से भी जूझ रही होंगी क्योंकि उनका अपना विषय और स्पेशलाइजेशन अंग्रेजी रहा है। ये देना बहुत हाल ही तक शर्मिष्ठा जी दिल्ली विश्वविद्यालय में इंग्लिश की प्रोफेसर और पहले हेड भी रह चुकी हैं, डीन भी रही हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लर्निंग की भी डिप्टी डायरेक्टर भी रही हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपनी आगे की पढ़ाई की और वहाँ पर कई फेलोशिप भी उन्हें दी गई। उन्होंने देश विदेश में लेक्चर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बांग्लादेश, मिस्र, यूरोप, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जगह जगह, और कई प्रख्यात विश्वविद्यालयों में या संस्थाओं में फेलो रही हैं अपने अकादमिक जीवन में। मैं सबके नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि लेकिन बहुत ही विख्यात पोजीशंस पर और इंस्टीट्यूशन से जुड़ी रही हैं। दो चीज़ें जो मैं समझती हूँ ज़रूरी है, एक तो शेक्सपियर, उनका अपना काम शेक्सपियर पर रहा है, शेक्सपियर सोसाइटी से भी जुड़ी रही हैं, और अभी भी जो इनका प्रकाशन है, लेखन है, वो उसमें फेमिनिज्म, कल्चरल स्टडीज वो सब जुड़े हुए हैं, लेकिन एक फोकस जो शेक्सपियर पर रहा है वो बहुत मुखर है। उनकी कई किताबें हैं, परफॉर्मिंग शेक्सपियर इन इंडिया, एक्सप्लोरिंग इंडियननेस, लिटरेचर्स एंड कल्चर्स, शेक्सपियर इन क्लास, शेक्सपियर इन द आर्ट ऑफ लाइंग, word image text, studies in literary and visual culture, signifying the self, women in literature, और इसके अलावा बांग्लादेश से जो EDU जर्नल ऑफ इंग्लिश स्टडीज निकलता है उसकी मुख्य संपादिका है। थिएटर विदाउट बॉर्डर्स जो पूरा एक संस्था है उससे जुड़ी है। और जब मैं सबसे पहले मिली थी इनसे आज से बहुत अरसे पहले, तो तभी हाल की बात थी, उस समय इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नई पहल हुई थी जिसका नाम ही पहल रखा गया था, एक विमेन सपोर्ट ग्रुप की तरह और सेंटर की तरह बनाया गया था। मेरे ख्याल से 2004-5 के आसपास, तो उससे भी शर्मिष्ठा जी जुड़ी रही। प्रोफेसर पांड्या प्लीज। Thank you, Indu ji, for that very kind introduction. I want to sort of beg your forgiveness right at the beginning for speaking in English. I don't want to inflict my pidgin Hindi on you. I'm a Bengali speaker, so please, give me a little leeway. I want to thank all my fellow panelists and Radindra Bhavan and the director here for organizing such a well-attended meet for the discussion of the first lesbian novel in Hindi. Above all, I want to congratulate my dear friend and colleague Sudha Singh for publishing this. As she said, she had a copy, she lost it, but then she rushed to publish it because
The person who helped her discover it was in the ICU, her own professor, Professor Chaturvedi. So, and right on the cover you have the word, the word that is in the largest letters is the word lesbian. And I think to say this openly, because you know when you read the Bhumikas you find out that everybody is pussyfooting around this word, you know. They say it's a wonderful novel, etc., etc., but they never really use the word lesbian. Whether or not it's a lesbian novel, whether or not that is its prime identity, the fact that this term is used for a novel written in Hindi in 1948 by a woman is absolutely crucial. I have contributed to an anthology called Same Sex Love in India, which came out in 2000, edited by my friend Ruth Vanita and Salim Kidwai. There is no mention there of Ekakini. So, yes. So one would hope that future editions of future anthologies, you know, of same-sex writing in the regional languages would include Ekakini, and I would urge Sudha to give us a more detailed introduction so that it becomes classroom worthy, you know, so that it can be, included in the syllabus. Because see, canon formation is very important, you know. Sudha herself was saying that same-sex literature isn't really even talked about in that way, whereas discoveries of novels such as this actually establishes a precedent, you know, of this kind of writing going back much further than we actually know. So it's very important to include such books in the canon. It is very important to give them the correct labels. You know, sometimes we think of labels as reductive, but it's also important to, you know, sort of remove that parda, you know, our own inhibitions about talking about sexuality. And I just want to, you know, say a few things, since I do deal with critical theory. I hope you will allow me to just, you know, say a few things from Judith Butler's book Gender Trouble, which I'm sure a lot of you are familiar with. And she draws on the work of the French feminists, you know, people like Monique Wittig, who actually talk about how this whole thing called woman in the singular is a myth created by patriarchy, because it annuls all differences between women, you know. And so really the living reality is women in the plural and not woman. Okay. She also draws on Kristeva's theories of language. She draws on Derrida's notion of iteration, and what she comes up with in her concept of gender, which I think would be beautifully applicable to this novel, because it deals with all sorts of sexual relations, not just same-sex relations. And as Savita put it, it's about people trying to find new norms, new ways of expressing their sexuality, a new language for intimacy even. You know, I think that's, and when Sudha says that lesbianism is much more than just sexual relations, we think of Adrienne Rich's lesbian continuum, you know, where she says that there have been down the years extremely intellectually intimate relationships, more intimate than even sex can be, between women, between men and between women. And this is something that I think this novel is celebrating. It doesn't matter whether there is any kind of happy ending. I don't think it's about that. You know, I think ultimately, and even the title Ekakini tells us that we have to individually come to terms with these relationships. There's nobody who's just going to hold our hand and walk us to the rainbow. You know, and also that it's a continual journey of discovery. You know, you have close male friends, you have close female friends, you have sisters of the spirit, you have, you know, men who, even though you don't have a sexual relationship with, are extremely close to you. So all these different sorts of relationships, you know, which I think in India, we are extremely lucky to be in that mahal. You know, what I found when I was studying in the US was this reductive nature to reduce everything to sex at one stage or another. Perhaps it's the Freudian legacy, I don't know. But
in India, we are used to this multiple, hybrid, varied, different types of relations that we have with the people around us. And sex doesn't lie at the root of all relationships, and neither is it dismissed. That's very important. You know, the fact that we can talk about sex and intellectual intimacy at the same time is, I think, one of the huge strengths of our culture. You know, and this is, now I'm sounding like Rabindranath, but this is something that the East can actually bring to the West, you know. So anyway, so Judith Butler, you know, talks, I mean, she has this wonderful sentence where she says that, you know, we go through these protocols, like little girls in dresses with ribbons in their hair, little boys in shorts riding cycles. And because we repeatedly go through these actions, we accept them as intrinsic and within ourselves. But actually, we are acquiring them from culture, but through repeated iteration, they become real. They're not actually real to begin with. That's why she attacks the whole notion of binaries of male and female. So, you know, she's rewriting Simone de Beauvoir, who says one is not born a woman, one becomes one. What she is saying is that the thing that you become may not be a woman. You may be biologically born a woman and you may become something else. So the fluidity of boundaries that she is giving to us as you know, in her theory of performativity, is also a way of challenging any kind of stranglehold or any kind of restriction that society and its norms may put on us. She says that it is so deeply entrenched that we can't even think outside these binaries anymore. You know, we have to sort of unravel and unpeel all our settled beliefs in order to think of sex, not just gender, but sex also being a creation, something that is created and put together, and not something that is intrinsic and that we are born with. You know, I think one of the things I think all of us have noticed now, and it's been introduced into some of our, even our government forms, the whole third sex has now been included. You drive a car, at every traffic light there's either a transgender or a cross-dresser. The ones near my house I call Miss India and Miss Universe because they look fabulous. You know, I mean, I don't know whether they're just dressing up as women or whether they actually are hermaphrodites. I have no way of knowing, but that, you know, that the liberty to cross these boundaries, the liminality of identity, not to be caught by the stranglehold of identity politics. You know, the sense of freedom that this can give you, you know, the sense of freedom from societal curves. And I think it is absolutely amazing that a woman in 1948, whatever language she adopted, could talk about this. Absolutely amazing. Again, you know, huge thanks to Sudha for publishing this book, for claiming, not hot-footing around the topic, claiming right on the cover that this is what it is, and I'm hoping that there will be essays, critical essays written on this book, just as, you know, Gilbert and Gubar had come out with that Norton Anthology of Literature by Women, that this too can be canonized, that there can be a separate canon built of same-sex literature in Hindi, you know, or women's writing in Hindi, in which questions of sexuality can be addressed. So I just think that, you know, there's, I mean, as Ellen Sitsu put it in her Laugh of the Medusa, that there's an enormous liberation for women when they start using the language that is rooted in their body and to write through the body. You know, then we do not use the kind of linear progression or the linear logic of masculine sentences. We break free from that. Repetition is a sign of that. Contradiction is a sign of that. You know, one generation of men who are always telling women that they contradict themselves. Siksu shows that this is a way that women their minds keep circling around an idea. You know, they're not so intent on getting to the end point. They want to circle around the idea. They want to explore it. Hence, their logic sometimes
sounds contradictory to the male ear. So the enormous liberation that can be given to us by literature that uses this sort of language, that talks about quote unquote or hitherto taboo topics, they are, a person like Asha Sahay is a beacon of hope for all of us, even today, who are inhibited. It's not it's not as if all of us are enormously liberalized and are going to, step outside this door and immediately write an erotic novel or something like that. It's nothing like that. All of us, and men too, I think this age is particularly difficult for men. Masculinity studies, as you all know, is an offshoot of gender studies. That the enormous inhibitions all of us feel about our identities, this sort of novel helps to liberate us from that. So thank you, Sudha, for thank you, Sharmishta, for also reminding us that there are different languages in which the discourse has to continue, and we must not only be open but consciously aware of the fact that the search for language is not only in terms of gender, but it is also in terms of a pluralistic identity and a more democratic inner consciousness for all of us. So thank you. And also all of us come with our own trainings, and there are things that we can say only in the languages that we then can speak in, can express our questions and our thoughts in. So thank you very much for raising that. अभी हमारे आखिरी वक्ता मेधा है, तो यहाँ माइक ले लीजिए। मेधा सत्यवती कॉलेज में पढ़ाती हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में। क्या? डॉक्टर मेधा का परिचय मैं दे देती हूँ। हालांकि मुझे लगता है हिंदी समाज उनसे अपरिचित नहीं है। वो भक्ति यूनिवर्सिटी चलाती है और सूफी लिटरेचर में उनका खास रुझान है। सत्यवती कॉलेज में प्राध्यापिका है और इसके साथ ही साथ बहुत अच्छी कवित्री और आलोचिका भी है। तो और इससे भी बड़ी बात, मेरी मित्र है। यही सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधा जी इतना सुंदर परिचय देने के लिए। मैं तो सबसे पहले तो सच में पूरा हिंदी जगत जो है वो कृतज्ञ है आपका और जगदीश्वर जी का कि ये किताब केवल किताब नहीं है, बल्कि और मैं ये रिलेट कर पा रही थी कि कैसे 1948 में जब लिखी जा रही है ये किताब, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जब ये दोबारा प्रकाशित हो रही है 2023 में, तो वो भी वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि इतिहास एक तरह से ये काम करता है कि उसको जिस चीज की जरूरत है वक्त को, वो उस सही वक्त पे किसी न किसी जरिए आ जाती है। तो ये उपन्यास एक तरह से मेरे ख्याल से उस यौनिकता पे जब बात नहीं हो रही है हमारे समाज में लगातार, लेकिन स्त्री यौनिकता ऐसा नहीं है कि हमारे समाज से पूरी तरह से अलक्षित रहा है। क्योंकि मेरा भक्ति और सूफिज्म पे काम है, तो लगातार इस पे जब चर्चा हो रही है तो मुझे आंडाल की कविताएं इको कर रही थी, क्योंकि आंडाल की जो कविताएं हैं, अगर आज की तारीख में भी अगर हम उससे आंडाल का नाम हटा दें तो उसको इरोटिक कविता माना जाएगा और उसके बाद उसको प्रतिबंधित करने की बात की जाएगी। तो हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, लेकिन लगातार जो संस्थाएं हैं उसको साजिश के तहत या तो वही है कि उसको अडॉप्ट करने के लिए स्पिरिचुअलाइज कर दिया गया कि चलो वो देवी रही, वो शिव के विष्णु के मूर्ति में समाहित हो जाती हैं, इसलिए उनका ऐसा कहना, और चूंकि वो विष्णु के बारे में कह रही हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं। तो मैं एक बात ये कह रही कि कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जब आशा जी ये किताब लिख रही हैं तो वो सारी जो स्त्रियां रही हैं जिन्होंने विद्रोह किया है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के फोल्ड में विद्रोह किया है, वो उनकी भी चेतना उसमें समाहित रही होगी। और जब ऐसे वक्त में हम हैं
जब सभी चीजें घुल मिल रही हैं पूरे वैश्विक स्तर पे, और दूसरी तरफ से अंधेरा भी घना हो रहा है, तो दोनों चैलेंजेस, दोनों ही पोलर्स को मैं बहुत ही स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ। तो मुझे ये लगता है वैसे समय में ये प्लुरैलिटी की बात करना, डाइवर्सिटी की बात करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और सेक्सुअल डाइवर्सिटी की बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदी जगत जो है इस किताब के साथ मुझे लगता है कि एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। हिंदी साहित्य का जगत, हिंदी चेतना का जगत, जहाँ पे आज भी एक तरह से आप समझिए तो सामंती समाज भी, चूंकि मैं सत्यवती कॉलेज में पढ़ाती हूँ और ये संयोग रहा कि कल की कक्षा में ही हम जेंडर पे बात कर रहे थे, तो जिस तरह से जो छात्र थे और उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो उससे मुझे ये लग रहा है कि अभी भी जो हिंदी जगत है उसमें सारी सामंती मूल्य जो है वो अभी भी बहुत ही गहरे स्तर पे जुड़े हुए, मतलब काम कर रहे हैं। और साथ में ये भी है कि नई रोशनी भी आ रही है, और वो नई रोशनी मुझे यहाँ इन युवाओं में दिख रही है कि ये सारे छात्र जो आए हैं वो इस लेस्बियन उपन्यास एकाग्नि पे बात करने आए हैं। तो ये किताब जब 48 में लिखी जा रही है, तो हम औपनिवेशिक सारे परिवेश की बात करें, जहाँ पे भारतेंदु से लेकर आगे तक गांधी एक अलग तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे अंततः जो है सारे पब्लिक स्पेयर में जो है वो एक नई पितृसत्ता को करने की बात की जा रही है, जहाँ पे यौनिकता को पूरी तरह से दबाने की कोशिश है। वो नई पितृसत्ता जो है आपकी, आप देखिए कि जो विक्टोरियन नैतिकता है और पूरा हिंदू धर्म का जो हिंदू पितृसत्ता है उसके फोल्ड में वो बन रहा है। और वैसे समय में अगर आशा सहाय इस तरह का उपन्यास लिखती हैं, तो मुझे तो लगता है कि उनसे बड़ा हिंदी साहित्य में या उनके जैसा कोई दूसरा कद का होना, इतना साहसी होना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल ही है जो कोई और मिलेगा। तो आशा सहाय को सुधा जी ला रही हैं, वो भी ऐसे वक्त में ला रही हैं 2023 में, तो मुझे लगता है कि उनके भी साहस के जैसा कोई खड़ा होना, क्योंकि हम अपने भीतर भी कई लेयर्स देखते हैं कि किस तरीके से हम समाज में स्वीकृत ज्यादा से ज्यादा हो सके, एक ही चुनौती रहती है। दूसरी बात ये कि 2-3 और बात मैं कहना चाहूंगी कि एकाग्नि शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे लगातार आप लोगों ने बातचीत की कि एक सतत यात्रा है, और स्त्री का जो है, स्त्री की पहचान एक नहीं है, वो अपने अंदर बहुत सारे पहचानों में घुलती मिलती रहती है और बाहर की तरफ देखती रहती कि कौन किस पहचान की स्वीकृति होगी। तो ये उपन्यास कहीं ना कहीं वो साहस भी हम सब पढ़ने वालों को देगा, चाहे वो पुरुष है या स्त्री, की हमारी जो अपनी ऑथेंटिक पहचान है जिससे हम जुड़ते हैं, उसको हम बाहर समाज में भी सेलिब्रेट कर सके और उसको कहने को, उसको असर्ट कर सके। तो इसमें बहुत कुछ कहने का मन है, लिखने का मन है, आगे कही जाएगी बात। और ये जो एक तो आत्मीयता की भाषा है, आत्मीयता की भाषा कितने लेयर्स पे घटित हो सकती है, ये सब भी हमें आज की इस परिचर्चा से और पूरे मतलब इस किताब के जरिए हमको इस पे बातचीत करनी चाहिए। और मुझे लगता है सुधा जी की इस किताब के बहाने हमें हिंदी जगत में रिश्तों के आयामों के बारे में, पुरुष स्त्री के कितने आयाम हो सकते हैं, वो जो भाषा क्या होगी, और ये सतत यात्रा जो है और सेल्फ तक पहुंचने की यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ तक पहुंचने की यात्रा को ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी के खाने में रख दिया जाता है। लेकिन आज हम यहाँ पे इस किताब के जरिए सेल्फ तक पहुंचने की बात जो है एक ठोस धरातल पे, भौतिक सामाजिक धरातल पे, इंटेलेक्चुअल धरातल पे इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको छुपाने की जरूरत नहीं है और उसको किसी और जरिए से, किसी और तरह से सजा के ना कहने की जगह सीधे सीधे कहने की भी एक जरूरत है, क्योंकि डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जैसा है उसका वैसा स्वीकार्य होना चाहिए और वो उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, व्यक्ति हो या विचार हो, जो कि बाकी के मुख्य धारा के विचार या व्यक्ति को महत्व मिलता है। तो ये बहुत नया आगाज है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इस परिचर्चा को हमें आगे चलाना चाहिए। स्त्री दर्पण से भी मैं कह रही हूँ और बाकी साथियों से भी कि इसके कई लेयर्स हैं, उन सारे लेयर्स पे बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू मीना। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें, मैं सोच रही थी कि जिस व्यक्ति ने उस पुस्तिका को हमारे सामने लाने में भूमिका अदा की और उसकी एक लंबी भूमिका लिखी भी, वो व्यक्ति शायद बहुत कुछ कह सकता है लेकिन सबसे ज्यादा शांत है। तो जगदीश्वर, आप कुछ कहेंगे? हाँ? मैं एक्चुअली बोलने के लिए नहीं आया, मैं वैसे बोलने का मैं शौकीन हूँ। वो तो सबको पता है। आपको जान के ऐसा होगा कि आशा साय का कहानी लेखकों में नाम नहीं है हिंदुस्तान में, हिंदी की लिस्ट में भी नाम नहीं। मैंने जब 95 में जब स्त्री साहित्य पर और स्त्रीवादी दृष्टिकोण से लिखने का फैसला लिया, तो मैंने हिंदी के 2 टॉप इंटेलेक्चुअल नामवर सिंह और चंद्रवली सिंह, जिनके बिना पत्ता नहीं हिलता, मैंने लंबे इंटरव्यू किए। 5 बड़ी लेखिकाएं, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, पद्मा सचदेव, 2 और भी, तो मैं सब औरतों के भी इंटरव्यू किए और पुरुषों के भी इंटरव्यू। आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी के पास में 10 से ज्यादा स्त्री लेखिकाओं के नाम नहीं। अब मैं नेशनल लाइब्रेरी में गया, मैं उसकी बस खाली जो कष्ट है मैं आपको बता रहा हूं। मुझे भी नहीं मालूम था कि स्त्रियों ने कितना लिखा है। मैं सिर्फ एक चीज मेंशन करना चाहता हूं जो कि रेफरेंस से गायब है। हिंदी में स्त्री साहित्य लेखन बहुत बड़े पैमाने पर 1905 से शुरू हुआ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात कि देवी प्रसाद मुंशी नाम के एक मजिस्ट्रेट थे जोधपुर में, उन्होंने सबसे पहले एक कलेक्शन तैयार किया, और वो एक तरह से जिसे कहें कि ट्रेडिशन को ब्रेक करने वाली स्थिति थी कि स्त्रियां लिख सकती हैं। उसमें ऐसी ऐसी स्त्रियां थी जो कि कभी कहीं छपी नहीं, आधी से ज्यादा ऐसी औरतों की कविताएं थी उसमें, और उसने एक माहौल बनाया कि औरतों की चीजें छापी जाए, और इसका प्रेशर बना और स्त्रियों के कलेक्शंस आए। ऐसा नहीं कि आशा साय ने अचानक लिख दिया, एक ट्रेडिशन पीछे डेवलप हुआ, और महादेवी वर्मा ने जो जब वो प्रयाग विद्यापीठ में थी तो उन्होंने बाकायदा स्त्री साहित्य का पेपर इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम। यह 1936-37 के करीब की बात, और उसके लिए बाकायदा पुस्तक तैयार करवाई गई। अच्छा, वो पुस्तकें, पाठ्यक्रम, वो सब खोजा, आपने पढ़ा, तो देख के आश्चर्य हुआ कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हिंदी से औरत गायब हो गई, एकदम गायब। लाइब्रेरी में जब मैं गया तो मैं नहीं जानता था, मैं जस्ट नेशनल लाइब्रेरी में, जो कि बहुत मुश्किल है कि किताबों को आप अपनी तरीके से खोजें, तो लाइब्रेरी ने मेरे ऊपर कृपा की, आप अंदर चले जाइए। वो रूल भरी हुई थी, वो कोई जाना नहीं चाहता था, तो मैं रोज सुबह जाता था लाइब्रेरी, और एक करीब 200 लेखिकाओं को मैंने पढ़ा। अब बाई चांस की बात कि आशा साय उसमें हाथ ले, अब मैंने जब ये उपन्यास पढ़ा तो मेरा दिमाग एकदम ठंडा। अब मुसीबत ये है जो अभी भी हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं जिन्हें हमने अछूत घोषित कर दिया है। क्यों उस महिला ने ये भाषा लिखी, पोएटिक लैंग्वेज? उसका एक बड़ा कारण है जो कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं अपनी भूमिका में नहीं लिखा, ये अभी जब बात उठी तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक की चीज। एकमात्र हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद को आंदोलन के तौर पर देखने की प्रवृत्ति है, और इसी वजह से उसने वो पोएटिक लैंग्वेज अडॉप्ट की कि ये एक आंदोलन के साथ में रिलेट करके देखा जाए। हमारे यहां साहित्य का इतिहास लेखन आंदोलन के साथ में जोड़ के नहीं देखा जाता। ये जो आंदोलन का रेफरेंस बीच बीच में आता है जिसमें वो मेनस्ट्रीम दिखाई देता है, ये अमेरिकी जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है, अमेरिकी लेस्बियन लिटरेचर है, उसमें ये फिनोमिना है। और जो सेक्स वाला जो प्रायोरिटी वाला फिनोमिना है, मॉडल है, वो यूरोपीय साहित्य में है। लेकिन ब्रिटिश और अमेरिकी जो ट्रेडिशन है उसमें ये मेनस्ट्रीम रेफरेंस बहुत मेजर है, और इसका कारण है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूं। एक साहित्य के विद्यार्थी के नाते
कि हम साहित्य के पठन पाठन में अभी भी हमारे यहाँ अनेक पुरुष लेखक, स्त्री लेखकों की बात छोड़, पुरुष लेखक भी अपने को आंदोलन के अंग के तौर पर नहीं देखते। साहित्य का इतिहास आंदोलन से जोड़कर नहीं देखा जाता। मैं लेस्बियन का बात नहीं कर सकता था अगर मैंने लेस्बियन के और समलैंगिकों के आंदोलन को करीब से कलकत्ते में नहीं देखा होता। मैं बहुत साफ कर रहा हूं। मैं जेएनयू में पढ़ा था तो मेरी थोड़ी सी दिमाग खुला हुआ था, तो मैं शेयर कर सकता था लोगों से। तो ये मेजर चीज है कि इस दौर में जिसमें ये उपन्यास पढ़ा जा रहा है, उस समय फ्रीडम मूवमेंट था, लेकिन जब ये रिकवर किया हमने, उस समय लेस्बियन मूवमेंट, समलैंगिकों का मूवमेंट धीरे 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 डेवलप हुआ और आज वो एक ताकत है। तो जो बेसिक चीज है जो कायदे से समझने की है कि जब साहित्य पढ़ें, किसी टेक्स्ट को पढ़ें, अभी इंडिविजुअल टेक्स्ट है, ये इंडिविजुअल टेक्स्ट नहीं, इसके पीछे एक आंदोलन, ये उस आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है। हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने काइस्टों का इंसाइक्लोपीडिया लिखा है। मैंने उसे फोन करके पूछा, मैंने कहा यार ये भी काइस्ट थी? बोले मैंने पहली बार नाम सुना। मैंने पटना में जितने मेरे परिचित थे, जेएनयू के मेरे साथ से पढ़े हुए लड़के, मैं सबको फोन करके थक गया, लेकिन कोई उस आशा सहाय के परिवार के बारे में नहीं था। अब आप सोचिए कि उस महिला ने जब पहला उपन्यास लिखा तो उसके पास में दूसरा उपन्यास अवेलेबल था, छपाया नहीं उसने। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो प्रेशर क्रिएट किया होगा लोगों ने, चाहे वो जैसा परवाह रहा हो, कोई स्वीकृति नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई बुक रिव्यू नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं। क्या चीज है हमारे अंदर? हम छुपाने और मास्टर। और इसकी ब्यूटी है उपन्यास की, मेन थीम है सेक्स पर खुल के बात। हिंदी में पहली लेखिका है ये, आज की डेट तक पहली लेखिका है जो सेक्स पर खुल के बात करती। प्रेमचंद में हिम्मत नहीं थी। और ये सबसे बड़ी चीज है सीखने की। हमारे लिए कोई विषय अनटचेबल नहीं है। सेक्स करना अच्छा लगता है, लेकिन सेक्स पर बात करना अच्छा नहीं लगता। ये जो चीज है, ये टैबू है, इससे निकलने की जरूरत है। और आशा सहाय का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, वो गृहिणी थी। दिलचस्प बात यह है, वो हाउसवाइफ थी जिसने उपन्यास लिखा। उस हाउसवाइफ ने एक ऐसा विषय चुना जो कि सबसे जटिल विषय था। और इसकी जो बैकग्राउंड तैयार हुई, निश्चित तौर पर श्रृंखला की कड़ियां में जो निबंध आप लोग पढ़ते हैं महादेव वर्मा के, जो मैगजीन में छपते शुरू में, उसने उसकी बैकग्राउंड तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी वजह से उसमें बोल्डनेस है कि मैं अपनी बात कह सकती हूँ। और ये बोल्डनेस, उर्दू में एक फर्क है। उर्दू में समलैंगिकों पर बड़ी मात्रा में मेडिवल पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक इफरात में कविताएं लिखी गई और दूसरे विधाओं में चीजें लिखी गई। हिंदी में नहीं। हिंदी में तो अभी भी वो राधा के साथ जो सखियों का प्रेम है, उसे राधा संप्रदाय के तौर पर और भक्ति आंदोलन के तौर पर देखते हैं। उसमें ये जेंडर घुसा ही नहीं है अभी। मैंने पहली बार मेंशन किया था उसमें कि अगर देखना है ट्रेडिशन में, तो हमारे यहाँ सखियों का जो संप्रदाय है, वो संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए। और जो पांडा जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, इंटेलेक्चुअल जो लगाव है, ये इंटेलेक्चुअल लगाव बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल लगाव इंपॉर्टेंट नहीं है। वे जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन सी सेकंड चीज है जो कि सीखने की है? मोबाइल नहीं, एसएमएस नहीं, संवाद, संवाद और सिर्फ संवाद। वही एक चीज है जो कि आपको एलिनेशन से तोड़ती है, अलग करती है। इसके बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो नाम में इनबिल्ट है, आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, बहुत हमने हजारों विद्यार्थी पढ़ाए हैं, हमने हजारों विद्यार्थियों के बीच में काम किया है, इसके बावजूद हम कैसे हैं? पूंजीवादी समाज में हर व्यक्ति, चाहे वो जितना बड़ा जननेता हो, चाहे वो जितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, अल्टीमेटली वो एकांत में जीने के लिए ये
अनिवार्य उसकी ऐतिहासिक स्थिति है। तो एकाकिनी जो उसका नाम है वो इस तरह से जो कैपिटलिज्म में व्यक्ति कैसे सारी चीजों के बावजूद अकेला और सिर्फ अकेला होता है, ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग को काउंटर कैसे कर सकते हैं? संवाद, खुल के संवाद, बेपर्दा ट्रांसपेरेंट ढंग से बात कर रहे हैं हम लोग, पर्दे के साथ नहीं। ये असल इसका जो इनबिल्ट मैसेज है। और बाकी चीजें तो ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, इन्होंने कही, और मैं तो खुश इस बात से था कि ये रिस्क तो है, पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने राजेंद्र यादव से बात की थी, मैंने नामवर सिंह से बात की थी, मैंने चंद्रवड़ी सिंह से बात की थी। मेरे पास है, अगर वो एसेट्स में पब्लिश कर दूं तो आप विश्वास नहीं करें, सारे विद्वानों के चेहरे उड़ गए, क्योंकि सारे के सारे विद्वान ही मानते थे औरतों ने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ मेंशन करना चाहता हूं आपको कि राजस्थान जो सबसे ज्यादा अशिक्षित प्रांत है आज भी, उस राजस्थान में 200 स्त्री लेखिकाएं थी। पुरुष नहीं लिखते थे, औरतें लिखती थी कविताएं, और बहुत ही बोल्ड कविताएं लिखी उन्होंने। मास स्केल पर वो कविताएं पढ़ी जाती हैं, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हमने स्त्री को न देखने का निर्णय ले लिया है। इस मामले में अगर इस परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो ये एकाकिनी उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर उपन्यास है। मतलब ये विषय वो समलैंगिक है या बाइसेक्सुअल है या क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो असल चीज है वो ये है कि संवाद, संवाद और सिर्फ संवाद। थैंक यू जगदीश्वर। मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने इसीलिए कहा था कि इस पे मेरा काम नहीं है, मैं संचालन कर दूंगी सभा का। सिर्फ 2-3 चीजें मुझे कहनी है कि अक्सर हमारे यहाँ औरत को विक्टिम की तरह दर्शाया जाता है, लेकिन मुझे हैरानी हुई थी कि इस किताब में विक्टिम होते हुए भी जो पात्र हैं वो अपने को विक्टिम की ही तरह नहीं देख रहे हैं, और वो अपनी ओपिनियन, अपनी इच्छा, अपने महत्वाकांक्षाओं को प्रकट कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज थी। दूसरी जो मुझे अपने अनुभव से शेयर करनी थी, अभी जगदीश्वर ने 2 चीजों पर ध्यान खींचा, एक तो आंदोलन और दूसरा संवाद। मैं ये कहूंगी कि इंडिया में कम से कम जो मेरा अनुभव रहा, कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल आइडेंटिटी के इश्यूज उभर कर आए वो महिला आंदोलन के साथ साथ, महिला आंदोलन के अंदर और महिला आंदोलन के समानांतर आगे बढ़े। बहुत तनाव भी रहा, बहुत बहसें हुई, लेकिन संवाद कभी रुका नहीं। ये सबसे जरूरी चीज है। बहुत बहसें हुई, बहुत अधिक तनाव रहा। मैं अगर अपने ही अतीत में जाऊं तो मैं कहूंगी कि एक स्तर पर मुझे ये महसूस होता था कि यौनिकता के सवाल जो हैं वो उतने फंडामेंटल सवाल नहीं है जितने कि जिस आंदोलन से मैं अपने को आइडेंटिफाई कर रही थी उसमें। लेकिन जो लगातार एक दबाव बना रहा, एक चीज तो क्लियर थी और वो हमेशा ही क्लियर रही कि डिस्क्रिमिनेशन, औरत के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव, उसकी तो हम बात कर ही रहे थे, झंडा लेके चल रहे थे उसी मुद्दे पर। लेकिन जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में तो बहुत केसेस हुए और संगठनों ने उन पर लीगल तरीके से, सब तरीके से हस्तक्षेप किया। पर मेरे आंखें असल में एक दिन ऐसे खुले कि बीजिंग में जब विश्व सम्मेलन हो रहा था, वहां पर एक पूरा प्लेनरी चल रहा था वायलेंस के सवाल पे, और वहां एक बहुत ही युवा एक स्त्री ने अपने अनुभव स्टेज से इतने डिटेल में बयान किए कि मतलब मुझे हैरानी। मैं इसलिए बात कह रही हूँ कि हम लोग सोचते हैं हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हम इन पर बात नहीं करने को तैयार।
उस लड़की ने जो पूरा अपना लंबा करीब 20-25 मिनट का बयान था पूरे उस प्लेनरी में, 3 दिन का प्लेनरी था वो करीब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में 1995 में, उसके साथ उसके परिवार ने कितनी मतलब उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी और उससे आखिर में अपार्ट फ्रॉम मेडिकली कि उसको ये इंजेक्शन लो वगैरह वगैरह कि वो इस sort of क्या डिविएंट मेंटालिटी से सेक्सुअलिटी से हटे, फाइनली उसको जेल भेजा गया था और एक लंबे अरसे तक उसे जेल में रखा गया था। ये यूएस की एक युवा स्त्री ने अपना पूरा वक्तव्य वहाँ और उससे मेरे ख्याल से मैंने जो बीजिंग पर अपनी रिपोर्ट लिखी थी शायद उसमें जिक्र भी किया था इस बात का और मुझे हैरानी हुई थी। आज जब मैं इन चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि हम शायद जिस तरीके से हम आंदोलन में फंडामेंटल इश्यूज को डिफाइन कर रहे थे, परिभाषित कर रहे थे, आज का जो दौर है वो हमें बार बार ये याद दिलाता है कि अपनी परिभाषाओं को और उन परिभाषाओं में जिन सवालों को हम समेट रहे थे या जिन पर हम ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे उसमें बहुत से सवाल आधे अधूरे रहे, क्योंकि आज जेंडर का सवाल सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअलिटी का सवाल नहीं। आज जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअलिटी के सवाल इंडियन डेमोक्रेसी के मूलभूत सवाल बनकर हमारे सामने आ रहे हैं और वो चुनौती रख रहे हैं। हो सकता है सिर्फ इन सवालों से उन बड़ी चुनौतियों का समाधान ना हो, लेकिन ये भी तय है कि इन सवालों को अगर हम सोचेंगे, इन्हें अलग रख दें और इन पर जो बाद में बहस होगी या चलती रहेगी ये भी चलेगा, लेकिन जिस तरीके से आज हमारा सार्वजनिक बहस चल रही है, जो पब्लिक स्फीयर का जिस तरीके से एक नए तरीके से उसे गठित करने की कोशिश करी जा रही है, उससे क्लियर हो रहा है कि all questions of identity, diversity are also equally integral to fundamental issues of democracy, democratic polity, and creating a democratic society. I would like to end with that. इसमें इंदु जी मैं एक दो चीज और जोड़ना चाहूँगा। आप माइक ले लीजिए। हाँ। वो तो सही है कि स्त्रियों का जो इलेक्शन जो हुआ भारत हिंदू काल से लेकर पेंशन यूज करिए, उसकी फोकसिंग नहीं हुई और सुप्रीम जी ने अपने इतिहास में उसको जिक्र नहीं किया। अभी वर्तमान साहित्य ने काम निकाला है ना, वो 1900 से लेकर 1920 के बीच में 80-85 कविताएं होंगी। हालांकि वो भी जो संचय निकला है वर्तमान साहित्य में, वो भी डिफरेंट समय पर इस तरह के संचय निकले थे, जिसका एक जिक्र अभी ने किया है। इस तरह के 2-3 संचय निकले थे जिसमें इन कविताएं थी, लेकिन उस पर एकेडमिक वर्ल्ड में काम नहीं हुआ, इतिहास नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और रूपा गुप्ता की किताबें तो है ही, 150 लेखिकाएं थी जिन्होंने किताबें लिखी थी भारत हिंदू काल से लेकर मार्क्सवादी में, लिस्ट है इन्हीं किताबें, क्या क्या किताबें, वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है या उन पर काम नहीं हुआ। उसकी वजह से भी हम अपनी परंपरा में जो कुछ लिखा गया उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से भी था ये सारी चीजें नहीं हुई। और आशा साहब ने लिखा, आप देखिए अभी भी मृदुलागर ने जब 79 में उपन्यास लिखा चुटको बड़ा, उन पर मैंने पुलिस केस हो गया, मैंने जेल में थी। जैनद ने जब सुनीता लिखा तो उसकी पट्टियां जलाई गई मेरठ में सुनीता। तो पुरुष या स्त्री सबके लिए लिखना बड़ा टफ हो गया, मतलब आज भी स्त्रियां क्यों नहीं लिख रही है इस पर, ये बात है, अभी भी दिक्कत है लिखना। देखिए मैं एक ही बात कहूंगी, मैं तो खैर साहित्य की दुनिया से काफी अलग हूँ और उसकी कोई जानकारी ज्यादा नहीं, लेकिन जितना मेरा अनुभव 50 साल में कम से कम स्त्री आंदोलन में रहा और यंग वुमेन के साथ रहा, एक शिक्षिका के तौर पर भी, मैं समझती हूँ औरतें तो हमेशा से ही लिखती हैं और लिखेंगी, क्योंकि उनके पास तो अपने को एक्सप्रेस करने का कोई और पब्लिक में तो बोल ही नहीं सकती। आज बोल रही हैं, अभी भी कितना बोल रही हैं और कहाँ बोल रही हैं और क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो भी, चाहे आज आप दलित साहित्य की बात कर लें, जो दबा हुआ है, जिसकी आवाज दबाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं तो अपने को एक्सप्रेस करेगा ही। और मैं समझती हूँ कि
ये तो शोध का सवाल है कितना हम पब्लिक कर पाते हैं, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि स्त्री मुक्ति आंदोलन में जो राष्ट्रीय आंदोलन का एक अहम हिस्सा था, उसमें कहीं ना कहीं इन चीजों पर बहस सिर्फ यौनिकता के सवाल नहीं, अधिकार के सवाल, सार्वजनिक जीवन में क्या रोल है, भूमिका है, क्या कर सकती हैं, उनका योगदान, इस पर मैं समझती हूँ उन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से तो बहुत कुछ लेखन है, उससे पहले से भी 1857 के बाद से हमें काफी कुछ, ये हमारे ऊपर है कि हम कितना खोद कर निकाल सकते हैं। जो मैंने जिस बात से शुरुआत की थी कि आंदोलन ने जो दबाव बनाया उसके चलते एक फोकस में रहा और स्त्रियों का सवाल फोकस में रहा, कम से कम मैंने अपने 50 साल के जो सक्रिय जीवन था उसमें ये देखा, और मैं समझती हूँ उसी की बदौलत बहुत से सवाल एकेडमिक सिलेबस में भी आए, यूनिवर्सिटीज का के सिलेबस का एकेडमिक परस्यूट का हिस्सा बने, और बहुत कुछ नया हुआ। जब हमने मतलब मैं इस बात को बहुत दफे दोहरा चुकी हूँ, जब मैंने 1975 में रिसर्च करने के लिए मैं अपना आवेदन देने जा रही थी, मुझे दिल्ली के शायद उस समय भी और आज भी सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में बहुत ही एक प्रगतिशील प्रोफेसर द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, इंदु, we know you have an interest in women, but please understand you may not get a fellowship. Please understand. This was categorically stated to me in 1975. और हिस्ट्री के डिसिप्लिन में 1975 में सच बात यह है कि तो आंदोलन और जो पूरा इतिहास रहा है पिछले 50 वर्षों का हमारे सार्वजनिक बहस का, उसके चलते बहुत से सवाल आज खुले हैं, लेकिन आज भी खुलकर बहस नहीं हो रही है, बहस ही नहीं हो रही है। और जो खुलापन जितना रिश्तों, समाज, मतलब आखिर चाहे परिवार है, घर है, मैरिज, फैमिली, एवरी, वो सब इतिहास में ही उभर के आए हैं। सभी संस्थाएं इतिहास की प्रोडक्ट्स है जिसको हम कहें। कोई मैरिज या मोनोगमी या ये सब कोई मतलब दे वर नॉट गॉड गिवन और क्रिएशन ऑफ, दे आर हिस्टोरिकल प्रोडक्ट्स। पर दौर बदल रहा है। जगदीश्वर ने पूंजीवाद के का जिक्र किया, लेकिन हम आज भी एक ही तरीके से उन रिश्तों को परिभाषित करने के होड़ में लगे हुए हैं, जबकि आपका समाज आपसे हर स्तर पर, चाहे वो पलायन का सवाल हो, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा का सवाल हो, चाहे रिश्तों का, उनके कानूनी दायरे, उनकी परिभाषा, हर स्तर पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आज भी हम खुलेपन से उस बहस को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है। और उसमें जेंडर आइडेंटिटी का सवाल तो काफी और जो सेक्सुअलिटी और LGBTQI मूवमेंट से, और वो भी ये भी समझना चाहिए कि कोई सिर्फ एक लेस्बियन आइडेंटिटी, मतलब अ वुमन who may be a lesbian is not just a lesbian, she is a woman, she is a citizen of this country। जो इस सवाल के इस समाज के नागरिकता के सवाल हैं, वो सब सवाल आते हैं, चाहे उसमें जात भी आएगी, उसमें वर्ग भी आएगा, और ये कोई नई बात नहीं है। आई थिंक डोरोथी हैरिसन, शी इज रिटन सो क्लियरली, आई मीन हाउ just to be a lesbian was not just to be a lesbian, but class was involved, so many things, and she's written about it so powerfully। तो मैं समझती हूँ अभी तो हमारे लिए तो ये अभी भी एक शुरुआत ही है। आने वाली पीढ़ी को मैं समझती हूँ इन पर बहुत ज्यादा जूझना भी पड़ेगा, और मैं इस उम्मीद से रहती हूँ कि और खुली बहस होगी तमाम सवालों पर, सिर्फ इसी पर। थैंक यू। जो है मार्च में एक कवित्रों का सम्मेलन करेगा यहाँ पर, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग में से बहुत लोग हमें सूचना देंगे, तो आप लोग आइएगा। और वहाँ स्टॉल पर एक स्त्री लेखा मैगजीन है, और ये किताब भी है, और एक साहित्यकारों की पत्तियाँ किताब भी नई निकली है, तो आप लोग तैयारी से, तो आप लोग उसको देख लें, और अगर पसंद आए तो पढ़ें।